चलिए सर करें स्टार्ट जी। बस बच्चे आवाज नहीं, फटाफट कॉपीज ओपन कर लीजिए। राइटिंग पार्ट हमारा काफी पेंडिंग है, आज कंप्लीट करते हैं उसको स्टार्टिंग से फटाफट। नए पेज पे हमने हेडिंग दिया था टैक्सेशन, 100 मार्क्स का। बस ये वर्ड जल्दी सेटल हो जाइए, जल्दी बच्चे। चलिए सर, तो टैक्सेशन में हमने दो पार्ट लिखे जल्दी, इनकम टैक्स एंड दूसरा कौन सा है, जीएसटी। इनकम टैक्स को मैंने नाम दिया अपने अकॉर्डिंग, फाइनल्स में नाम है इसका डीटी। पूरा सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स, 50 मार्क्स का वेटेज क्लियर कट है, 15 नंबर के क्या आने हैं एमसीक्यू, 35 का क्या है सब्जेक्टिव। उसके अंदर भी एक क्वेश्चन कौन सा रहेगा कंपलसरी, बट ये नहीं पता अभी के लिए वो कितने मार्क्स का रहने वाला है, 7 8 10 5, ये 5 तो नहीं और 10 या 8 तक कोई चांसेस रहेंगे। नंबर 2, जीएसटी अगेन 15 मार्क्स का है। चैप्टर वाइज बात करूं तो 14 से 15 चैप्टर्स हैं। नंबर 1, 15 एमसीक्यूज हैं, 35 उसके अंदर अगेन कौन सा रहेगा सब्जेक्टिव, अगेन फर्स्ट क्वेश्चन उसका भी क्या रहने वाला है कंपलसरी। नंबर 2, इनकम टैक्स अपने आप में 50 मार्क्स का है, बहुत बड़ा है, ध्यान से इसको कवर करेंगे आज से ही। तो शुरू करते हैं इनकम टैक्स में। पहले तो इसके ऊपर इसका अलग से एक एक्ट इसको डिनोट किया गया है, क्या नंबर है एक्ट का, 1961। हमेशा की तरह जब हम कोई बात करते हैं डेट वाइज बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब आया, तो इसकी डेट है 1 अप्रैल। एज ए जनरल नॉलेज यहाँ पे नीचे होता जाता है, क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट है। ये लगाना ही कब से स्टार्ट करा, जैसे जीएसटी आया 1 जुलाई 2017, तो उसके लिए आपसे बात करेंगे, जब बात करेंगे क्यों हुआ, कैसा था, क्या नहीं था। ये 1 अप्रैल से लागू हो गया। यहाँ पे कुछ टर्म्स क्या थी लॉ और एक्ट के बीच में, आपने मुझसे ज्यादा पढ़ा हुआ है लॉ के बारे में। कोई भी चीज है पहले वो क्या बनती है अपने आप में एक लॉ, उस लॉ पे जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी क्या दे देता है असेंट, तो वो क्या बन जाता है एक्ट। एक्ट मतलब बाइंडिंग ऑन ऑल। जैसे मैं आपसे बात करूं, 140 करोड़ लोगों के लिए हिंदुस्तान में एक्ट बना दिया कि जो भी आप इनकम कमाएंगे उसके ऊपर आपको हमें क्या देना पड़ेगा, टैक्स। अगर मैं बात करूं, हमसे तो पूछा भी नहीं गया इधर कौन सी इनकम, कितने प्रकार की इनकम, कितनी इनकम और क्या रेट से टैक्स, हमसे पूछा नहीं जाएगा। इट्स ओनली अ एक्ट। हाँ, बनाया किसने, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट हो गए वहां पे एज अ एमपी, दो सभा में बैठे हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। जब वो वहां पे बिल, पहले तो बिल होती है, वो पास हो जाता है थ्रू द लॉ, लॉ पे जब असेंट आ जाती है तो क्या बनता है एक्ट। फिर बात आई इसके अंदर एक छोटा सा चैप्टर है, हमारे काम नहीं आएगा, जहां पे भी वर्ड लिखा होता है एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ये लाइन आपने सुनी होगी अब तक तो पक्का, या एज पर प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ, तो ये कहां प्रेस्क्राइब्ड है, ये सब चीजें रूल्स में लिखी हुई हैं 1962 में। खत्म हुई बात। फिर बात आई, मैंने सीधा बात करता हूं मैं आपसे, हेड्स ऑफ इनकम। सरकार कहती इनकम भी हम बताएंगे कि कौन लोग किस किस तरह की इनकम कमा रहे हैं। मैं कह सर कमा तो हर पर्सन अलग अलग तरह की इनकम रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, एक फ्रीलांसिंग आप वर्ड बोलते हैं, जैसे मैं कौन जी, मैं लोगों की प्रैक्टिकल फाइल बनाता हूँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता हूँ, कोई चार्ट पेपर बनाता हूँ, कोई उनके प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, तो वो भी मेरी इनकम है। जैसे बीएड एक डिग्री आपने सुनी होगी, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वहां पे प्रैक्टिकल फाइल्स बनती है, तो आउटसाइड लोग सोर्स काम करते हैं, 1000 2000 रुपए लेते हैं और फाइलें बना के देते हैं। तो मैं कितनी सारी फाइलें बना के 1 लाख रुपए कमा लिया, 2 लाख कमा लिए, क्या मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। पर पॉइंट फिर वही आ जाता है, सरकार को कैसे पता चलेगा कि मैं वो इनकम कमाता भी हूं या नहीं। सिर्फ इकलौता एक सोर्स है, वो है बैंक। सर मैं फिर बैंक में पैसे नहीं लूंगा, मैं हर बंदे से कहूंगा कि मुझे फीस या मेरी चार्जेस मुझे किसमें चाहिए, कैश में। तो बच्चा कहता है सर तो टैक्स कभी देना ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने, कभी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। फिर जरूरत क्या है सर टैक्स पढ़ने की, हम टैक्स देंगे क्यों, बात तो वो आ गई ना, मैं कहा कैश इज द प्लानिंग, कैश आज भी प्लानिंग है। दिक्कत कब आई, उस पर्सन को जब कभी कोई बैंक से क्या लेना पड़ गया सर, लोन, गलती से कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, तो वो लोन लेने बैंक में गया। लोन लेते वक्त बैंक ने आपसे दो डॉक्यूमेंट मांगने हैं, एक पैन कार्ड एक आधार कार्ड, पहले तो बेसिक। तो कहते पैन कार्ड तो होता ही नहीं, जब आईटीआर भरी होती तो पैन कार्ड होता, या पैन कार्ड है भी, चलो पैन कार्ड 10 डिजिट का आपने दिया, उसने पोर्टल में सर्च करा, वहां पे आपकी कोई भी आईटीआर शो ही नहीं हो रही, इनकम टैक्स रिटर्न, क्या नाम है, इनकम टैक्स रिटर्न। वहां पे आपका दूर दूर तक कोई इनकम टैक्स रिटर्न का सिनेरियो है ही नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं दिखा मुझे तो इनकम टैक्स सिनेरियो। चलो नहीं होगा सर, फिर आपको मैं लोन किस बिहाफ पे दे दूं, आप कहते ज्यादा नहीं चाहिए, 2 2.5 लाख का ही चाहिए, मैं चाहे 2.5 लाख का हो, समझे नहीं बात को, मुझे क्या पता आप क्या कमाते हो, मैं क्या काफी पैसे कमाता हूँ,
साल के 6 लाख कमाता हूं। मैं कहां पे प्रूफ है? कहता मैं कह रहा हूं। तू तो कुछ भी कहेगा, तू तो 200 करोड़ भी कहेगा, ये चाहिए 2.5 लाख पर है 200 करोड़, तो ये थोड़ा माना जाएगा। मुझे एक रिकॉर्ड में इनकम चाहिए आपकी, और उसमें पक्की इनकम चाहिए। मैं कहां आते हैं वो पैसे? कहता कैश। फिर तो और प्रूफ नहीं, फिर तो और प्रूफ नहीं, सिंपल सी बात है। जैसे मैं कहूँ जी मेरे पैसे चोरी हो गए मेरे अकाउंट से 1 लाख, कहां से चोरी हुए? अकाउंट से। तो इसमें झूठ तो है ही नहीं, अकाउंट की समरी निकालो पता चल जाएगा। 1 मिनट का काम है, बटन दबाओ समरी आएगी, पहले ये बैलेंस था, अब 1 लाख चोरी हो गए। मैं कहूँ जी मेरे कैश चोरी हो गए, मतलब मेरे को बच्चा उठ के आए 20 के बाद, एक घंटे बाद, सर मेरे ना कल यहाँ पे 50,000 गिर गए थे। मैं क्या 50,000 गिर गए थे? कहता वो दे दो फिर। मैं ये क्या सिस्टम है, दे दो फिर? मैम मुझे पता है कि 50,000 कहाँ गए। कहते यही कमरे हैं, बस बढ़ते बढ़ते यहाँ गिर गए, बैग से कहीं निकाल लिए, जो भी कर लिए, पर वो अपने को नहीं पता। मैं चल एक काम करते हैं, अभी दे देता हूँ। उसके नंबर क्या थे 100 नोटों के? अब कहते ये क्या गड़बड़ है? हम जैसी बात तू कर रहे वैसी मैं करूंगा, जैसी बात आप करोगे। मैं कैश का कभी कोई ट्रेस एंट्री है ही नहीं। हाँ चेक बोलो, बाय कैश पेमेंट बोलो, नेफ्ट बोलो, आरटीजीएस बोलो, जहां एक रिकॉर्ड है वहां मैं आपकी बात मानूंगा। सैलरी, कई लड़के लड़कियां दुकान पे काम कर रहे हैं, सैलरी कैश में ले रहे हैं, तो किसी को पता ही नहीं। मैं भी नहीं बताता, मैंने लड़के रखे हुए हैं काम पे, वो भी नहीं बताते मुझे इनकम मिलती है कैश में, इतना का मिलता है, उतना ही वो खर्च कर देते हैं, जीरो हो गया। अगर उनके अकाउंट में जाएगी। फिर एक डाउट एक और आता है, आपकी बात भी बड़ी करता हूं, सर ऐसा तो फिर कभी सारा काम ही कैश पे चलेगा। अब आ गया इनकम टैक्स बीच में, किसको लेके? बिजनेसमैन को। हाँ भी दुकान पे कितने लड़के रखे हैं? 20 बंदे। आप उन 20 बंदों को क्या पे करते हैं? सैलरी, चाहे कम पे करते होंगे, 10 11 12 13 जो भी है। अब इनकम टैक्स का लॉ क्या है? सिंगल डे सिंगल पर्सन, मैंने आपको फाउंडेशन में बताया था, सिंगल डे सिंगल पर्सन, 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट हो ही नहीं सकती। अगर अगर कंडीशन है, वो खर्चा आपने अपने बिजनेस में क्या करना है? क्लेम, अदरवाइज कुछ करनी। आप बर्थडे पार्टी करके आते हैं, 25,000 रुपए लगाया है, कोई दिक्कत थोड़ी है, इट्स नॉट एक्सपेंस। ये तो बर्थडे पार्टी थी मेरी, पर्सनल मेरा यूज है, मोबाइल फोन लेकर आए, 1 लाख का लेकर आए, कैश लेकर आए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, इट्स नॉट अ बिजनेस एसेट, ये मेरे बिजनेस की एसेट ही नहीं है। जब तक उसकी बाय ट्रेस एंट्री नहीं होगी, इनकम टैक्स वो खर्चा वो एसेट आपको किताबों में रिकॉर्ड करने ही नहीं देगा। जब तक वो एसेट रिकॉर्ड नहीं होगी, फिर उस पर डेप्शन भी नहीं मिलेगी, फिर उसका लॉस प्रॉफिट बुक नहीं होगा, और कुछ भी नहीं होगा। अब आप कहते जी आप मेरी इनकम इनकम देख रहे हो, मेरे दुकान पे 20 लड़के रखे हुए हैं, सबको मैं 8,000 रुपए देता हूँ। ए इंटू मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए? 1,60,000 एक महीने के, 12 महीने की मेरी लाखों की तो सैलरी है। मगर सर आपने पहली वर्ड ही गलत कहा, क्या कहा आपने? कैश देता हूँ। तो कैश तो कहीं ट्रेसेबल ही नहीं, तो इस पे जब मर्जी क्वेश्चन मार्क लगा दो। हमें क्या पता 20 लड़के आते भी हैं कि नहीं आते, तो हमें कुछ नहीं पता। तो ये एंट्री करने के लिए हमें इनकम टैक्स की जरूरत पड़ी। आधा सिस्टम तो हमने बाय लॉ अपने आप को सुधारा, आधा सुधारना पड़ जाएगा अगर वो चीज का आपने खर्चा क्लेम करना है। एग्जांपल के लिए, कभी नाम सुना टीडीएस? एक बार आया भी था भी था हमें फाउंडेशन में, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे 10% क्या लगता है? टीडीएस। पढ़ाऊंगा भी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आईसीआई का 8 नंबर का क्वेश्चन, क्लियर कट, मतलब 4 केस 2-2 नंबर के, उसमें से आते ही आते, जो मर्जी हो जाए, मतलब टीडीएस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। अब टीडीएस की कहानी छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, अगर उसकी एग्जांपल एक और दूंगा, कोई प्रैक्टिकल सुनना। मैंने ये बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, मैं इस बिल्डिंग का क्या पे करता हूँ? महीने के महीने रेंट, और मेरे ओनर ज्यादा दूर नहीं, नीचे बैठते हैं फर्स्ट फ्लोर। एग्जाम्पल लेते हैं, 50,000 पे रेंट, साल का कितना रेंट हुआ मेरा? 50,000 इंटू 12, 6 लाख रुपए। मैं 6 लाख रुपए अपने ओनर को पे करता हूँ। चलो पहले तो हमारे बीच में तय बात हो रखी है, मेरे ओनर मुझसे रेंट ही कैसे लेते हैं? बाय चेक, कैश लेते हैं, फिर तो बात ही खत्म हुई, फिर तो बात ही खत्म हुई। ऊपर से इनकम टैक्स कहते हैं अब तो तंग नहीं करेगा, अब तो बाय चेक पे करते हो, 1 नंबर में, एक नंबर में व्हाइट मनी में रेंट पे करते हो। मैं कहा बिल्कुल पे करता हूं, बट इनकम टैक्स ने फिर मुझे पकड़ लिया। किस बात पे? अगर आप किसी भी बंदे को, टीडीएस किसके ऊपर लगता है? पहली बात तो जो पेयर है, कौन है जो पेयर है, जो पैसे दे रहा है। मैं रेंट ऑनर नहीं हूं, मैं रेंट पे करता हूं, किसको मालूम? मिस्टर राम, अपने ऑनर को। तो सरकार मुझे कहती अगर तूने ये खर्चा क्लेम करना है रेंट, मैं कहा बिल्कुल करना है, खर्चा जेन्युइन खर्चा, 6 लाख रुपए बिजली का, रेंट का सारे खर्चे हैं, तो इस रेंट के ऊपर तू 10% क्या काटेगा? टीडीएस। मैं अब ये क्या भला है? कहता भला कुछ नहीं है, छोटी सी बात। कितना रेंट बनता है? 6 लाख, 6 लाख का 10% 60,000, तू अपने ऑनर को पे करेगा 540। मैं कह सर बुरा नहीं मानेगा? कहता सुन तो सही, सुन तो सही, उसका पैन नंबर ले ले, उसके पैन नंबर पे उसका नंबर लगेगा, सबका पैन नंबर डिफरेंट है,
ये पता होना चाहिए, सबका डिफरेंट है बिल्कुल। उसके पैन नंबर पे तू वो 60,000 रुपए जमा करेगा एज अ किसके नाम पे, टैक्स, कि मैंने उसका 60,000 रुपए क्या काट लिया सर, टैक्स। बच्चा सोचेगा उसका 60,000 मांग कर टैक्स ना बनता हो, नहीं बनता होगा तो अपने रिटर्न भरेगा, वो अपने रिटर्न भरेगा 1 साल के बाद, तो सरकार को प्रूव करेगा मेरी इनकम जनरली 6 लाख थी, बट उस पर टैक्स ही कितना बनता है, 20,000। बट साहिल ने रेंट पे करते हुए ऑलरेडी कितना टैक्स काट लिया, 60। चिंता मत करो, आपको 40,000 टैक्स क्या आ जाएगा, रिफंड वापिस आ जाएगा। बट एक रूट खराब नहीं करेंगे आपका। ड्यूटी किसकी लगाई बैंक ने, ओनर की नहीं मेरी, क्योंकि मैं, मेरे तो खर्चा है, मेरे लिए तो रेंट क्या है, खर्चा। अगर तूने पीएनडल में ये खर्चा क्लेम करना है तो टीडीएस काट के तू ओनर को क्या करेगा, पेमेंट। अब उल्टा सा सुन लो, मैं अपना पीएनडल बनाता ही नहीं, तो मेरे खुद की बुक्स नहीं बनती, मैं नहीं बनाता, रिसीट बेसिस पे काम है, मैं नहीं बनाता, तो मुझे फिर टीडीएस काटने की भी जिम्मेवारी नहीं है। वो मेरे पे ज्यादा से ज्यादा क्या होता कि आपको खर्चा क्लेम नहीं होगा, मगर आपको कौन सा करना है, आपको कौन सा करना है, तो मुझे टीडीएस काटने की जिम्मेवारी नहीं आती। कभी नाम सुना टीसीएस, कंपनी का नाम नहीं है, इधर टाटा कंसल्टेंसी बोल दो, हाँ टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसकी मैं लाइव एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, ज्यादा दूर ना जाए, कभी मन करे किसी शोरूम में चले जाना गाड़ी लेने के लिए, लेनी नहीं है सच में, पूछने ही जाना है कि भैया गाड़ी लेनी है, तो उन्हें कौन सी क्या दिखाओ, कोई 25-30 लाख वाली छोटी मोटी नहीं दिखानी, अब छोटी मोटी लेते भी नहीं है, मतलब कम से कम 10 लाख के ऊपर हो, कम से कम, एक्स शोरूम, एक्स शोरूम, एक्स शोरूम 10 लाख, आरसी डाल के नहीं, इंश्योरेंस डाल के नहीं, सीट कवर डाल के नहीं, एक्स शोरूम 10 लाख से ऊपर हो। एग्जांपल लेते हैं वरना, मैं गया जी, कोई भी क्रेटा मॉडल कोई उठा लो 10 लाख के ऊपर ही है, तो आपको जो वो आपके ने कुछ नहीं करना, पापा ने भेजा कि एस्टीमेट बनवा के लेके आ, क्या बनवा के लेके इसका, एस्टीमेट, उसी से लोन पास होता है ना, उसी के बेस पे वो आप जानते हैं हमेशा एस्टीमेट ज्यादा ही होता है, बहुत ज्यादा होता है, उसमें भी 40 से 50,000 का फर्क होता है एस्टीमेट में, वो टॉप टू टॉप ही बनाते हैं। चलो मैंने छोटी सी गाड़ी पकड़ ली, उसका मैं एस्टीमेट बना दूं, उसने खर्चा लगाया, इंश्योरेंस खर्चा लगाया, हाँ जी, रजिस्ट्रेशन कहाँ की रहेगी, पंजाब हरियाणा हिमाचल कहाँ की, मैं चलो पंजाब की दिला दो, प्लस उसने 1% टैक्स लगाया किसके नाम का, टीसीएस। मैं क्या, ये क्या है, कहता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मैं क्या, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, देखो मैंने उल्टा कहा, टीडीएस कौन काटता है, पेयर, टीसीएस कौन कलेक्ट करता है, सेलर, परचेजर और सेलर के बाद जो सेलर ने मुझे गाड़ी बेचनी, और कहता सर जी मैं आपको गाड़ी बेच दूंगा, बट आपको 1% फालतू इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, टीसीएस। मैं क्या, अब ये क्या भला है भाई, क्यों फालतू, क्या चक्कर क्या है, कहता चिंता मत कीजिए इसका आपको रिफंड मिल जाएगा, उसने जो मुझे कहा। मैं क्या, वो कैसे मिलेगा, कहता आपको सीए के पास जाना पड़ेगा, मैं खुद ही है, कहना फिर तो मिल ही जाएगा, फिर किस बात की चिंता है, मैं तो समझ गया था, मजे ले रहा हूँ तेरे में तो, ये तुझे पता है किसको समझाता कैसे, तो किसी को टीसीएस क्या चीज है, कहता जब आप रिटर्न भरोगे, सरकार के पास एक तरह का ये समझो, आपका 14 लाख की गाड़ी मान लो, 1% कितना टैक्स हुआ, 14,000 ऑलरेडी एज अ एडवांस टैक्स चला गया। जब आप रिटर्न भरोगे, ड्यू डेट फिक्स है रिटर्न की 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर, ये पढ़ाया जाएगा सब आपको, डेट फिक्स है। तो जब मैं रिटर्न भरूंगा, सरकार को बताऊंगा मेरा टैक्स बनता है कितना, मान लीजिए 16,000, और ऑलरेडी आपके पास कितना चला गया, 14,000, और कितना दूंगा सिर्फ, प्लस कोई सेस वगैरह छोटी मोटा फाइन होगा वो दूंगा, ये टीसीएस है। अगर मान लो मेरा टैक्स बनता ही नहीं, तो 14 का 14 मेरा सीए रिटर्न भरेगा, मैं रिटर्न भरूंगा, मेरी इनकम बनती है मान लो 2,40,000, मान लीजिए मेरी इनकम कितनी बनती है 240, जो 2.5 लाख से कम है, बताऊंगा वैसे आपको 2.5 लाख तक टैक्स नहीं है, पता है, हाँ, तो 2.5 लाख तक टैक्स नहीं है, तो मेरा टैक्स बनता नहीं है, तो काइंडली 14,000 मैंने पे किए थे एट द टाइम ऑफ परचेजिंग माई कार, तो आज वो 14,000 मुझे क्या किए जाए, वापस। तो पूरा चैनल है। फिर पॉइंट आया सर, जब टैक्स दिया फिर आपको वापस मिल गया, फिर फायदा क्या था, फायदा ये था ट्रेस, क्या बड़ा है, ट्रेस, मेरी एंट्री ट्रेस हुई। क्या मैंने सरकार को बताया मैंने 14 लाख की कार ली, किसने बताया, डीलर ने। जब डीलर मेरा 1% टीसीएस काट के मेरे पैन नंबर पे जमा करेगा, उनके पास ऑटोमेटिकली इंफर पहुंच गई कि साहिल सर ने नई गाड़ी ली है, कम से कम 14 लाख की तो है, कारण उसका 1% 14,000 ये रहा। तो इस कारण पे अभी लॉ क्या कहता है, टीसीएस का उस पे आएंगे इनकम टैक्स में, जो भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर है, ऐसा नहीं कोई भी कार पकड़ लेंगे, 10 लाख से ऊपर, एक्स शोरूम, एक्स शोरूम में शोरूम का प्राइस, कोई इसमें आरसी नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई लॉय बिल नहीं, कुछ नहीं, बस गाड़ी का रेट विद जीएसटी, उसमें होता है विद जीएसटी। तो उस गाड़ी का रेट जो होगा, अगर वो 10 लाख से ऊपर है, तो उसका 1% आपको क्या देना पड़ेगा, टीसीएस। बस चिंता मत करिए, उस टीसीएस का आपको घूम फिर के क्या आ जाएगा, रिफंड। दुकानदार भी कहेगा, डिलीवरी
तो आप कहोगे जो रिफंड आना ही है, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, अब रिफंड आना ही है तो देने क्यों है? कहता नहीं जी एक बार तो आपको देना पड़ेगा, 1% तो आपको देना पड़ेगा। पैन नंबर है? मैं कहा हाँ जी है। और फिर तो कुछ कर, रिटर्न भरते हो? हाँ जी रिटर्न भरता हूँ। फिर वो 14,000 आपको रिफंड आ जाएगा। बस ये वकील से बात करिए, वो आपको रिफंड दिलवा देगा, इतनी सी बात है। अब इसकी प्राइसिंग सुनना। फिर मेरे मन में आया कि अगर मान लो मैं साल में 3 कार लेता हूँ अल्टो या स्विफ्ट, 5 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की, नहीं नहीं नहीं, एग्रीगेट नहीं है लॉ, पर कार है। क्या कंसेप्ट है? पर कार। कितनी कार ली? 5 लाख, 10 लाख से कम है उस पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। तो जाओ ना, पता चलेगा आपको। स्विफ्ट लेनी है जी, कितने की? 8 लाख की, उस पर कोई टीसीएस नहीं है। 10 लाख लेने की कार ऊपर गए, 1% आपको क्या लगेगा? टैक्स लग गया। वेन्यू गाड़ी का नाम सुना? वेन्यू। उन्होंने ने एक्स शोरूम प्राइस ही क्या रखा हुआ है इस चक्कर में सुन के हैरान हो जाएंगे। 6 टाइम 9, 9,99,999। 10 लाख नहीं है, 10 लाख से एक और टाइम आपसे भी करते हो, बट उस पर हम बच जाते हैं। देखो बचना बचना तो क्या ही है, कारों में तो रिफंड आ जाएगा, बट हम चाहते हैं ऐसे चक्करों में पड़े ही क्यों, फिर देना ही क्यों जब रिफंड आना है? क्यों फॉर्मेलिटी कर रहे हो यार? मैं टैक्स दूंगा, फिर रिटर्न भरूंगा, फिर रिफंड आएगा। तो सरकार ने या कंपनी ने सोचा हम बेसिक प्राइसिंग उस गाड़ी की कम कर देते हैं, तो उस सेगमेंट तक, वरना की नहीं कह रहा मैं, उस सेगमेंट तक जाएगी तो वो भी 13-14 लाख की, फीचर जोड़ के, आरसी जोड़ के, इंश्योरेंस जोड़कर। बट एक्स शोरूम प्राइस हमने गाड़ी का क्या रखा? 6 टाइम 9, 9,99,999। अब मैं कई जगह आपको पूछता हूँ, मेंटल लेवल सेटिस्फेक्शन भी होती है। आप कपड़े लेने जाते हैं 2199, 5,000 नहीं लिखा होता, 4,999। तो इसमें मेंटल सेटिस्फेक्शन एक किया जाती है, साइकोलॉजी से हमारे खेलते हैं। ये 5,000 की शर्ट नहीं है, 4,999 की है, पहला। दूसरा यहाँ पे आता है जीएसटी। एक्चुअल लॉजिक पूछोगे, जीएसटी में साफ लिखा हुआ है कपड़े पे 5% टैक्स है, बट उस कपड़े पे जिसकी प्राइसिंग 5,000 से या 5,000 से ज्यादा है उस पर 12% टैक्स है। तो मैं कहा पागल है, 5,000 रखना है, 4,999। ये कई चीजें फर्क पड़ती हैं। जीएस दिमाग को, लॉ मेकर है तो लॉ ब्रेकर भी तो होंगे, पर कंपनियों ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया इन दैट रूल। मॉडिफाई कैसे कर लिया? आपका कस्टमर को तंग ही नहीं करना। वेन्यू तक की गाड़ी लेने आएगा, जैसे i10, i20, या वेन्यू तक की गाड़ी लेने आएगा, आपका साहब कहना जी हमारी कंपनी आपसे टीसीएस नहीं लेगी। मैं साले तेरी कंपनी का क्या राज है? गवर्नमेंट का टैक्स है तो क्यों नहीं लेगा? कारण ये है तेरी गाड़ी का प्राइसिंग ही, बेसिक प्राइस जो आप बोलते हैं जो भी है, वो 10 लाख से तभी नहीं तू ले रहा, वरना मैं क्या वरना दे दे फिर ऐसे। कहते नहीं नहीं उस पे है। मैं अब हुंडई की नहीं है वो, अब वो कहे 10 लाख से ऊपर। आपके पढ़े लिखे होने का ये फायदा। आगे भी सोचते हैं हमारे पढ़े लिखे का क्या फायदा है, कि हमारे कुछ सींग निकलाएंगे, हमारा कुछ अलग सीख हो जाएगा, हम दूर से हाईलाइट होंगे, ये पढ़ा लिखा है। और आपकी बातों से झलके, आप कहीं कंपनी में जाते हैं, कहीं बातचीत करते हैं, तो आपको पहले पता लग जाएगा ये गलत कर, ये टैक्स तो होता नहीं, मगर जीएसटी तो इंक्लूडिंग होता है, और जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता जो कार पे लगता है। तो यही तो अपने का फर्क है। तो जब भी इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो सरकार ने पहले तो मैं बेस बनाया, हेड्स ऑफ इनकम एक्सप्लेन करेगी हमारे अकॉर्डिंग 5 प्रकार की इनकम है जो लोग कमाते हैं। नंबर 1 टिक करेंगे, हम लिखा हुआ है सैलरी, नाम इतना प्यारा है, जो लोग नौकरी करके पैसे कमाते हैं। मेरे को, मैं नहीं बात करी गवर्नमेंट, मैं नहीं बात करी प्राइवेट, मैं नहीं बात करी सेमी गवर्नमेंट, सिंपल बात कह दूं आपके लिए, जहां इंप्लॉयर इंप्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, एक मेरा इंप्लॉयर है और एक मेरा इंप्लॉई है, बस वहां पे सैलरी लग जाएगा। अब सैलरी में मैंने आपको क्या कहा था, एक्चुअली वर्ड बड़ा खतरनाक है, हम वो कम यूज करते हैं आजकल, वो वर्ड है मास्टर सर्वेंट। कभी नाम सुना है? बोलते हैं ना हम लोग, जहां मास्टर सर्वेंट का रिलेशन, बट आजकल कोई कहना पसंद नहीं करता। मैं किसी को कहूँ जी मेरा नौकर है, नहीं, ये वर्ड नहीं ना, भैया भैया दीदी के काम आते हैं। ठीक है, घर में भी जो आपके मेड काम करते हैं, कभी कहते हो ओए नौकर जरा, अमिताभ बच्चन स्टाइल ऐसे बैठे हैं, ओए होते से भैया ये काम कराना, कारण वो भी पसंद नहीं करते। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अब उसको कहो जनता की नौकर, इंग्लिश में ठीक लगता है पब्लिक सर्वेंट, इंग्लिश में अच्छा गाली दो, इंग्लिश में दो, पता तो चले, पंजाबी में तो डायरेक्ट आती है। अगला कहता है जी पब्लिक सर्वेंट, हाँ जी यस यस, मगर जनता के नौकर, उसको ले अंदर अंदर। नौकर कैसे बोला अपने को? ये रीजन कंसेप्ट वही है, बट वो मानते नहीं, कोई सुन के राजी नहीं, कोई भी सुनकर राजी नहीं है। किसी को आप नौकर कह दो, नौकरानी कह दो, कोई सुनेगा? आप दीदी मैम जो भी कह के बात करते हैं, वही आपको एक नाम यूज करना पड़ेगा, जिस भी रैंक का हो, किसी भी रैंक का हो। नौकर तो कह नहीं सकते, आजकल वर्ड ही खत्म हो गया, बट लॉ तो वही वर्ड सिखाता है, जहां मास्टर सर्वेंट का रिलेशन है
वहां पे सैलरी लगेगा। वो मालिक है, यही तो एम्प्लॉय की ड्रॉबैक लगा लो या क्या लो। एम्प्लॉयर ने कह दिया सुबह 9 बजे ऑफिस आना है, आप कहते हैं यार तो बारिश हो रही है, मैं चाहे किश्ती करके आओ या नाव लेके आओ अपनी, पर आना है। कारण एम्प्लॉय मना कर ही नहीं सकता, कोई एम्प्लॉयर इज द मैं फिर एक काम कर ले, कोई चक्कर नहीं, बारिश ज्यादा ही हो रही है, कल से आइयो भी ना। अब कहते मैं तो रास्ते में था, पूछ रहा था कहाँ से आना है, पता है ये, और किसी को लेके भी आना साथ में, बता दो। मना कर ही नहीं सकता कोई। एम्प्लॉय चीज ही क्या है, मास्टर सर्वेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर ने प्लानिंग करनी क्या स्टार्ट करी कि हम आप एक काम करते हैं, आपको इतनी सैलरी दे दिया करेंगे, कुछ अलाउंसेस दे दिया करेंगे, कुछ पर्क्स आपको दे दिया करेंगे। पर्क्स मैंने क्या कहा था, बेनिफिट्स, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको। तो सरकार कहती है, तो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग क्या कर रहे हैं कि हमें कहते हैं सैलरी इतनी, अलाउंसेस इतने, पर्क्स इतने, फिर तो टैक्स बनता नहीं, क्योंकि मैं आपको बस स्लैब रेट्स दिखाने वाला हूँ। 2.5 लाख तक कितना टैक्स है, 2.5 लाख से ऊपर कितना टैक्स है, 5 लाख से ऊपर कितना टैक्स है, 10 लाख के ऊपर कितना टैक्स है। तो एम्प्लॉय भी कहेगा मालिक एक काम कर दो, सैलरी चाहे कम दे दो यार, 4 लाख दे दो, ज्यादा 5 लाख से ऊपर मत दो, मुझे टैक्स बहुत पड़ जाएगा। और टैक्स एम्प्लॉय नहीं पे करना है, ट्रैक टैक्स है, वो तो मेरी सैलरी से ही जाएगा टैक्स, बहुत हाई फाई टैक्स जाएगा। तो इसके बदले में आप मुझे अलाउंस दे दो, मैं भी तो आपसे पैसे लेके खर्ची करूंगा, आप मुझे वो चीज खर्चा ही दे दो डायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेस या पर्क्स दे दो। तो सरकार ने लॉ बनाया, हम आपकी सैलरी का टोटल कैसे करें, बेसिक सैलरी, बेसिक मतलब जो आपको मिलती है, प्लस कोई भी अलाउंसेस, अलाउंसेस मतलब होता है वैसे पत्ता, मैं पत्ता, या अगर किसी भी चीज के पैसे मिलते हैं, एजुकेशन के, हॉस्टल के, ट्रैवलिंग के, लंच के, घूमने फिरने के, मेडिकल के, फोन के, टेलीफोन के, मतलब बथेरे बहुत सारे तरह के हैं, हर कंपनी के अपने अपने हैं। पर्क्स भी मिल सकते हैं, कैब फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, जिम फैसिलिटी, रेस्टोरेंट फैसिलिटी, मतलब कितने तरह की फैसिलिटी है। तो सेम पर्क्स और अलाउंसेस का टोटल करके जो आपका पैकेज बनेगा, उस पैकेज पे हम आपसे क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। नंबर 2 क्या पढ़ा था अपने, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब किससे है, घर से। अब घर दो प्रकार का है, लेट आउट, डे वन से ही आप उसको घर को किस पे देते हैं, किराए पे। दूसरा एसओपी, अपने घरों में जो आप रहते हो, इट्स अ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। देखो आप भी तो रहते हो सर, फिर हमारे रहने के लिए सरकार ने कितने घर अलाउ करे हैं, वैसे पहले एक था, अब सरकार ने एनी चॉइस ऑफ यू, 2 घर, आपकी चॉइस के, आपको बोल दिया जहां मर्जी ले लो, रहो ना रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कहने के लिए आज भी लूप होल है इसके अंदर, लूप होल समझते हैं, इसमें प्लानिंग हो सकती है। आपकी चॉइस के 2 घर मैं आपको माफ करूं। ये मैं एग्जांपल दी थी, मेरा घर पटियाला में है, एक चंडीगढ़ में है और एक दिल्ली में है। अब 3 है मेरे नाम पे, मेरे पैन नंबर पे, सरकार कहती है सर देखो आपको लॉ पढ़ाया था, 2 घर आपकी मर्जी के माफ है, तीसरे को हम धक्के से क्या बनाएंगे, डीएलओपी, क्या बड़ा है, डीएलओपी फुल फॉर्म, डीम्ड लेट आउट। मैं क्या सर कसम लगे खाली पड़ा है, 2 में तो रहता ही हूँ, तीसरा बिल्कुल जिंदा पड़ा है, खाली पड़ा है, एज इन्वेस्टमेंट रखा पड़ा है, चाहे एज इन्वेस्टमेंट रखा पड़ा हो, आप नहीं रख सकते। अगर रखा है तो उस प्रॉपर्टी को हम डीम्ड, डीम्ड बहुत बड़ा वर्ड है, डीम्ड मानेंगे किराए पे है। मगर सर मैं कह रहा हूँ खाली पड़ा, कैसे किराए पे मानेंगे, तो दिमाग आपके पास भी है, उस लोकेलिटी का रेंट क्या है, उस एरिया का रेंट क्या है, हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड रेंट एक्ट, एक्ट भी है, ज्यादा काम नहीं आएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या रेंट है, तो हम डीम्ड मानेंगे इतना रेंट आपको मिलता है, और उस रेंट पे आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये डीम्ड है। जो डे वन से किराए पे है उस पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा, उसमें क्या डाउट है। ये नंबर 3 जो मैं कर रहा हूँ, पीजीबीपी फुल फॉर्म, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मेन आईसीआई इसी के ऊपर ज्यादा खेलता है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी इसी के ऊपर आता है, असेसमेंट का नाम लेके आता है। पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन, किससे, बिजनेस या प्रोफेशन। अब मेरा आपसे क्या चीज है, प्रोफेशन, नीचे जो दुकानदार बैठे हैं वो क्या चीज है, बिजनेस, तो किसी भी तरह का करिए, बट बिजनेस भी हम यहाँ पे 3 प्रकार का कहेंगे मेरी लैंग्वेज में, अभी तो समझ नहीं आएगा। नंबर 1 नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल जो दुकानदार नीचे बैठे हैं। नंबर 2 स्पेसिफाइड बिजनेस, क्या नाम है, स्पेसिफाइड। एक्चुअली गवर्नमेंट ने 14 बिजनेस, 14 बिजनेस क्या करे हुए हैं, पीजीपी में पढ़ाऊंगा, स्पेसिफाइड। अगर आप वो बिजनेस करेंगे तो आपको इतने साल तक टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जांपल दे दूं, कोल्ड स्टोर नाम सुना है, कोल्ड स्टोर, जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह स्टोर करते हैं, कोल्ड चेन, कोल्ड चेन फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज हो गया। होटल बनाइए 2 स्टार और अबव, कौन सा, 2 स्टार और अबव। रोड्स बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, मिनिमम 100 बेड्स। बिजनेस तो बिजनेस है, हॉस्पिटल कौन सा का बिजनेस आजकल, हॉस्पिटल बहुत बड़ा बिजनेस है, पर मिनिमम कितने बेड्स, 100 बेड्स, ये लॉ है। ये 14 बिजनेस हम पढ़ेंगे। शुगर स्टोर करने के लिए
अपने डिपोज बनाइए, डिपोज होते हैं वेयर हाउसेस, वो बनाइए। फर्टिलाइजर प्लांट लगाइए, स्टेबलाइजर प्लांट लगाइए, कई सारे बिजनेस हैं 14 ऐसे। हाउसिंग अफोर्डेबल स्कीम, छोटे छोटे लोगों के लिए घर बनाइए। स्लम लोगों के लिए घर बना के दीजिए, एक कमरा 1 BHK, उनके लिए काम करिए। तो वो हमारे 14 बिजनेस हैं जो 35 AD सेक्शन का नाम है, सेक्शन 35 AD, मोटी मोटी बात करी। तीसरा बिजनेस है स्पेकुलेटिव, क्या नाम है? स्पेकुलेटिव, जिसको आप एक तरह का सट्टा बाजार वगैरह कह देते हैं, सट्टेबाजी कह देते हैं, बड़ा डिफरेंट है। ये डिफरेंट है, शेयर मार्केट में आता है, जो मान जिनकी डिलीवरी, कभी शेयर मार्केट का वर्ड सुना है? इंट्राडे, कभी सुना है? बड़े मतलब इंट्राडे, सेम डे ही शेयर लेके सेम डे ही, तो ये स्पेकुलेटिव। चाहे आपका शेयर मार्केट में डील करना डेली का काम हो, सुबह उठ के मार्केट ऑन कर लेते हैं, सुबह शेयर बेचते हैं, शेयर लेते हैं, सारा दिन करते हैं, बट अगर इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे आज ही लिया और 3 बजे तक तो अपने आप ही बिक जाएगा, सौदा कट जाएगा, सौदा सौदा अपने आप ही कट जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही कट जाएगा, वो इंट्राडे, वो स्पेकुलेटिव, वो सट्टा है। आज सुबह शेयर लिया 1200 रुपए का, किस्मत आपकी है 3 बजे तक 1300 हो जाए, क्या पता 1100 हो जाए। और पहले भी बेच सकते हो, 3 तो लास्ट है, 3 बजे मार्केट बंद हो जाती है, 3:30 बजे, उससे पहले भी बेच सकते हो, तो वो स्पेकुलेटिव है। तो उसको हम स्पेकुलेटिव बोलते हैं। 3 तरह के बिजनेस हुए, नॉर्मल बिजनेस जो नीचे चल रहे हैं, सिंपल हो गया। स्पेसिफाइड, वो 14 में से कोई, उन 14 में से कोई, लास्ट कौन सा है? स्पेकुलेटिव। तो इन 3 पार्ट्स में बांटना, प्रोफेशन एक ही है, प्रोफेशन एक ही है। नंबर 4 क्या कहा मैंने? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन किस पे होता है? कैपिटल एसेट को बेचने पे। मैं कल से एक वर्ड नया ले आया, कौन सा वर्ड? कैपिटल एसेट। एसेट नहीं कहा मैंने, अकाउंट से बहुत डिफरेंट चलेगा, अकाउंट्स में एसेट डिफरेंट है, टेंजिबल इंटेंजिबल, छोड़ो उसको। यहाँ कैपिटल एसेट होनी चाहिए, सर इसकी डेफिनेशन भी आती होगी, पक्का आएगी। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट? अकॉर्डिंग टू सेक्शन आपको पढ़ाया जाएगा, और जो लिखा हुआ है सिर्फ उन्हीं को ही हम अपनी क्या मानेंगे? कैपिटल एसेट। और किसी को भी बेचो हम उसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। कैपिटल एसेट बेचेंगे तो उस पर क्या होगा? देखो लॉस भी हो सकता है, बट हम किसकी बात करते हैं? गेन। लॉस की बात होगी तो मैं लॉस के साथ करूंगा। पहली assumption तो प्रॉफिट सोचो ना, गेन। हाँ, गेन कितने प्रकार का होगा? मैं कहता 2, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। सर ये कैसे डिसाइड करोगे आपकी लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? ये डिसाइड कराएगा टेन्योर, POH, पीरियड ऑफ होल्डिंग। आपने वो इन्वेस्टमेंट, शेयर, ज्वेलरी, कार, बिल्डिंग, व्हीकल जो भी है, कितने टाइम तक रखा। सर वैसे कितना टाइम रखना चाहिए? आपका क्वेश्चन होते हैं, सर कितना टाइम रखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म हो जाए या शॉर्ट टर्म हो जाए? वो टेन्योर हमें देखे जाएगा, हम पढ़ेंगे। 1 साल शेयर्स के केस में लिस्टेड, बिल्डिंग के केस में 2 साल, ज्वेलरी के केस में 3 साल। और ऐसा नहीं है जो मैं नाम बोल रहा हूँ इतने सारे हैं, वहां क्लियर कट है, ये है तो 1 साल, ये 2 है तो 2 साल, बाकी सब 3 साल। ऐसे याद किया जाएगा, ये नहीं कि सबको लाइफ याद करेंगे तो पागल हो जाएंगे। और याद ही क्यों कर रहे हैं? दोनों के रेट का फर्क है। लॉन्ग टर्म पे 20% है मान लो टैक्स का, बिना स्लैब रेट के। शॉर्ट टर्म पे स्लैब रेट है, या शॉर्ट टर्म शेयर्स पे कुछ और है, लॉन्ग टर्म शेयर्स पे कुछ और है। इस वजह से हमें कैपिटल गेन की पूरी तय तक जाना पड़ेगा। और लास्ट चैप्टर कौन सा बचा? अदर सोर्स, जो किसी चैप्टर की बात नहीं करता, किसी हेड की बात नहीं करता, कोई भी इनकम आपके ऊपर ऊपर नीचे कवर नहीं हुई तो कहाँ जाइए? अदर सोर्स। मैं एग्जाम्पल दूं, मेरा काम पढ़ाने का है और साइड बाय साइड मान लो मैं पीजी अवेलेबल करवाता हूँ, तो उससे बच्चे से चार्ज करता हूँ 10,000 रुपए, पीजी मिलता है मुझे 8-7 हजार रुपए, जो भी चलो मेरा सीन है, जो मुझे पैसे मिलते हैं वो मेरा बिजनेस नहीं है, इट्स माय अदर सोर्स। वो मेरा अदर सोर्स है। मेरा बिजनेस क्या है? कोचिंग प्रोवाइड करना आपको। क्लियर? अब लिखेंगे आगे। तो पहले तो आपके याद होना चाहिए कितने इनकम के हेड है, जल्दी बोलेंगे 5। एक बार आप देख लो अपने अकॉर्डिंग, लाइन वाइज चैप्टर है। स्टार्ट हम कैसे भी कर सकते हैं, पर मैं करूंगा सैलरी से ही, रिजल्ट के बाद पहले उस पर बेसिक्स ही रखेंगे, तभी ऑल्टरनेट रखा है कि ज्यादा हो गया तो काम खराब हो जाएगा। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, मोटी मोटी अगर आपसे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, सर टैक्स देगा कौन? नॉर्मल होता है, इनकम बता दी, इनकम ये कमानी है। इनकम कमाने वाला पर्सन की आइडेंटिटी क्या है? +1 में एक चैप्टर होता था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेड, HUF, फर्म, कंपनी, सोसाइटी, सुनते थे ना? सुने हुए हैं? हाँ, बिजनेस स्टडी है, जितना सुना होगा ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली याद है कुछ होते थे ना? तो यहाँ पे सरकार ने हमें क्या एक्सप्लेन करा, लिखिएगा पर्सन। क्या एक्सप्लेन करा सर? पर्सन। देखो मीनिंग देखना, कितने छोटे छोटे नाम से हमने चैप्टर बनाया। पर्सन, मैं कहा सर ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है इनकम टैक्स में कि हमारी लैंग्वेज में पर्संस कितने तरह के। देखो अब कहते हैं टैक्स कौन देगा, मैं कहा पर्सन, नॉन मेल फीमेल कहूंगा, पर्सन वो तो आगे आइडेंटिटी हो गई। तो पर्सन कितने तरह के लिखेंगे मेरे साथ साथ? नंबर वन,
इंडिविजुअल, क्या नाम है? इंडिविजुअल। अब इनकम टैक्स की लैंग्वेज चलेगी, ना कि प्लस 2 की। इंडिविजुअल, जिसको आप याद करने के लिए सोच सकते हैं सोल ट्रेड। जैसे मैं कहूं जी मैं इंडिविजुअल हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा स्टेटस क्या है इनकम टैक्स में? इंडिविजुअल। ओके। नंबर 2, हिंदू, याद है? अनडिवाइडेड, क्या वर्ड है? फैमिली, जिसको हम ज्यादातर तो इसी नाम से पुकारते हैं, HEF। अब ये अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी है। ज्यादा नहीं हमें लॉ पढ़ना कि कौन है, कैसा थ्योरी है, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी थ्योरी नहीं है हमें, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। हाँ इतना याद होगा, HEF का एक हेड होता है, उसको हम करता कहते हैं, दैट्स इट। पर देखा जाए कर्ता एक अपने आप में अलग पर्सन है। यहाँ बच्चे बड़े उलझते हैं, कर्ता अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी है, HEF एक अलग आइडेंटिटी है। अभी करूंगा बात आपसे मैं। नंबर 3 लिखेंगे, फर्म। कभी नाम सुना है? फर्म पढ़ा भी है प्लस 2 में, सारा ही हमारी अकाउंटिंग किसकी थी? फर्म। इंक्लूडिंग लिख लीजिए LLP, आजकल इसके अंदर ही चल रहा है। इंक्लूडिंग क्या है? LLP, फुल फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नंबर 4, कंपनी, रिलायंस, याद है? हाँ, आगे डीपली बात बाद में करेंगे। कंपनी दो प्रकार की है, नॉट प्राइवेट पब्लिक, इट्स अ डोमेस्टिक और फॉरेन। लेवल बड़ा करेंगे, अब ये थोड़ा रह जाएगा प्राइवेट रह जाएगा, ये प्राइवेट पब्लिक हाँ दो होते हैं, उसमें मेंबर कम होते ज्यादा होते हैं, वो नहीं। या कंपनी दो प्रकार की है, रेट्स का भी डिफरेंट है टेक्स्ट में। डोमेस्टिक कंपनी रतन टाटा की कह सकते हैं अपन लोग, फॉरेन कंपनी मैकडी डोमिनोज वगैरह की हो गई, ठीक है। नंबर 5, नाम पूरा लिख देता हूं, बाद में शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा। एसोसिएशन, कभी नाम सुना वैसे आपने? ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस, जिसमें हम कहते हैं AOP, शॉर्ट फॉर्म ज्यादातर ही चलता है। और दूसरा कौन सा है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, क्या नाम है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, POI। मतलब आप कुछ लोग इकट्ठे होके भी काम कर सकते हैं, इट्स एसोसिएशन। मतलब आपने ध्यान नहीं दिया, एसोसिएशन ऑफ मैंने किसकी लिखी है? तो पर्सन फिर वो सारे। अब मैंने ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में आप लोग एज ए इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, एज ए कंपनी के नाम से भी आ सकते हैं, एज अ फर्म के नाम से भी आ सकते हैं, बट मैं कर सकता हूं आपको इकट्ठा, क्योंकि एसोसिएशन है, बट किसका है जल्दी बोलना? पर्सन्स का। तो पर्सन्स तो फिर फर्म, कंपनी, LLP, इंडिविजुअल, HUF सारे होते हैं। एग्जांपल दूंगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में अगर आप देख पा रहे हैं जितने मेंबर होंगे, होंगे तो ग्रुप, पर वो ग्रुप सारे अपने आप में कौन होंगे? इंडिविजुअल। कोई फर्म नहीं आ सकती हमारे बीच, फर्म का पार्टनर आ जाएगा, समझे नहीं? मेरे पास कोई लोग आए, सर रोटरी क्लब का मेंबर बना आपको एज अ CA साहिल गोयल, मैं क्या काम करूं, मुझे मत बनाओ, दीपक R गोयल एसोसिएट्स को बनाओ, क्योंकि वो मेरी कौन सी है? मेरी फर्म है। उसको बनाओगे तो हम 3 लोग अपने आप उसके क्या बन जाएंगे? आपके मेंबर। धीरे सर भी बन जाएंगे, दीपक भैया भी बन जाएंगे, और मैं भी बन जाऊंगा। क्लियर हो गया ना? कारण क्यों? फर्म एक अलग आइडेंटिटी है, मेंबर एज अ पार्टनर मैं फर्म का हूं, बट एज ए इंडिविजुअल भी तो हूं, एज ए इंडिविजुअल भी हूं, और फर्म की रिटर्न अपनी जाती है, और मेरी रिटर्न अलग जाती है। आपको पता होना चाहिए, लोग ना सेम ही मानते। मैं कहता हूँ सुधीर सर की अपना पर्सनल रिटर्न भी जाती है, सुधीर स्कॉलर्स की अपनी रिटर्न जाती है। ओके, ये मतलब समझना एक ही बात है, नहीं अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पे मेंबर बनाऊं, क्यों मेंबर सुधीर स्कॉलर्स को बनाऊं या सुधीर सर को बनाऊं, दोनों में फर्क है। सुधीर सर को बनाता हूं तो अकेले आएंगे, सुधीर स्कॉलर्स बनाते हैं अपना तो फिर सारी आ जाएंगे, उनके क्रू मेंबर, उनकी टीम, बोर्ड, डायरेक्टर सारी मेरे इसके मेंबर बन जाएंगे। रिलायंस, रिलायंस बोलते हो तो पूरी टीम, मुकेश अंबानी बोलते हो तो इंडिविजुअल है, वो तो खुद अपनी रिटर्न भरता है, एज अ मुकेश अंबानी मेरी ये रिटर्न है जी, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, MD मुझे ये सैलरी मिलती है, वो अलग चीज है। कंपनी की अलग रिटर्न है, कंपनी अलग 1000 करोड़ रुपए कमा रही है, वो अलग चीज हो गया। तो आपको पता होना चाहिए, AOP जब बनाओगे तो यहाँ किसी को भी मेंबर बना सकते हो। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में जो आपके मेंबर बनेंगे वो सिर्फ कौन होंगे? सारे के सारे कौन? इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट लिखेंगे, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का भी नाम सुना है? म्यूनिसपैलिटीज, आपकी म्यूनिसपैलिटीज, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इनकी अलग आइडेंटिटी है। और लास्ट आता है जी हमारे पास आर्टिफिशियल
जुरिस्डिक्शन पर्सन, उसको हम बोलते हैं एजेपी। मतलब कहने का भाव होता है जो कहीं कवर नहीं होता उसको कहां कवर कर दो, एजेपी। कोई तो आइडेंटिटी देनी पड़ेगी उसको भी, एजेपी आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन। और इसके नीचे साफ लिखा होता है, बुक में पढ़ाऊंगा, पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है इस तरह से एरो बना के कि उसमें सारे लोग 7 तरह के पर्सन हैं, याद कर लो। आज से थोड़ा सा कम लर्निंग स्टार्ट हो जाएगा इनकम टैक्स में। बेसिक पढ़े जल्दी। क्या कितने हेड्स हैं? 5। कौन से? सैलरी। अभी मैं सेक्शन नहीं बताया, उसकी सेक्शन बताऊंगा उसके अंदर बाद में, पर आपको याद नहीं करने, मैं बताऊंगा। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। पर्संस का मीनिंग है प्रॉपर। देखो कोई भी डेफिनेशन है, धीरे से बात है, सेक्शन 2 में लिखी होगी, हमें याद नहीं करना। पर पर्संस कितने तरह के हैं? बस यही 7 हैं जी, इसके अलावा कोई नहीं है। कौन से 7 है? नंबर 1 इंडिविजुअल, आगे पीछे हो सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करो जैसे हो जाए। नंबर 2 एचयूएफ, नंबर 3 फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, नंबर 4 कंपनी, नंबर 5 एओपी बीओआई, यही चलता है यार नाम, एओपी बीओआई, नंबर 5 लोकल अथॉरिटी, और नंबर 7 आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। नेक्स्ट लिखिए प्रीवियस ईयर, एक टर्म है यहाँ पे, क्या नाम है? प्रीवियस ईयर। ये बीकॉम में तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्या होता है, पर हमें सब कुछ जानना चाहिए। आप अभी तक प्रीवियस ईयर से मतलब क्या सोचते हैं? पिछला साल, पिछला साल ना, यहाँ चेंज है। यहाँ प्रीवियस ईयर का मतलब है जिस साल आपने इनकम कमाई, जिसको आप प्रेजेंट बोल दो आपके लिए, जिसके आप टैक्स भर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, हमने नॉलेजेबल पढ़ा हुआ है, इनकम टैक्स हमेशा जिस साल पैसा कमाते हैं उसके अगले साल पे किया जाता है। तो अगले साल का नाम होता है असेसमेंट ईयर। सुन लेना पहले, फिर आप लिखेंगे उस ईयर का क्या नाम होता है, असेसमेंट ईयर। और जिस साल पैसा कमाया जाता है उसका क्या नाम होता है, प्रीवियस ईयर। तो मैं सिंपल लिखता हूँ, प्रीवियस ईयर मींस, आप लिखते हैं मींस इन विच ईयर, इन विच ईयर असेसी, क्या वर्ड लिखा मैंने, असेसी, स्पेलिंग बड़े अच्छे हैं, ए डबल एस ई डबल एस फिर डबल ई, असेसी। असेसी का मतलब होता है क्लाइंट, हम जैसे लोग जिन्होंने टैक्स पे करना है, असेसी। और सुनना, असेसी अब कैसे बन जाते हैं, दोबारा बता दूं, जब आपके पास क्या आ जाता है, पैन नंबर। सिंपल सी बात, जब आपके पास क्या आ जाता है, पैन नंबर, तो आप इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में उसका क्या बन जाते हो, असेसी। टैक्स दो या ना दो वो बात की बात है, बट आप मेरी नजरों में, आपने अप्लाई करा है तो आपकी इनकम होगी तभी पैन नंबर दिया आपके लिए। ठीक है, या बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए तो फॉर्मेलिटी बहुत बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, ये चीज ओपन नहीं होगी, डीमैट अकाउंट, ग्रो नाम सुना है, ग्रो अकाउंट ओपन नहीं होगा जब तक आपके पास पैन नंबर नहीं होगा। 18+ होते ही आपको ये बनवाना पड़ेगा, पहले भी बन जाता है। नॉलेज के लिए बता दो, मान लो इफ यू हैव अ स्पेशल इनकम, जैसे छोटे छोटे बच्चे देखते हैं टीवी पे डांस वगैरह करके प्राइज मनी जीतते हैं, तो वो उस इनकम पे उस बच्चे को ही टैक्स देना पड़ता है, पर उसका पैन नंबर तो हो नहीं सकता, वो एक इनकम है। बट वहां स्पेशल केस में उसको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, क्या काटने के लिए, टीडीएस। क्योंकि ये सब कैजुअल इनकम है, टीवी टूवी वाली जितनी इनकम है, गेमिंग वाली, सब कौन सी इनकम है, कैजुअल। इस पे 30% टैक्स काट के ही आपको पेमेंट मिलेगी, और टैक्स काट तो लेंगे, तो उसका नंबर तो हो। और नंबर कैसे होगा, मैं बच्चा छोटा है तो उसके लिए अलग से रेफरेंस नंबर आएगा, पैन नंबर, वरना 18 से पहले पैन नंबर नहीं बनता। क्लियर हो गया? तो जिसके पास पैन नंबर है, तो ऐसे तो इनकम टैक्स में पैन नंबर तो हिंदुस्तान में मंग करे 50 करोड़ लोगों के पास होगा। और रिटर्न कितने लोग भरते हैं, 4 करोड़, बाकी तो ही नहीं, बाकी फॉर्मेलिटी के लिए लेके बैठे हैं। उसका रीजन, कहीं सबमिट करना पड़ जाए, कहीं अकाउंट ओपन करवाना है, कहीं डीमेट अकाउंट ओपन कराना है, मतलब कुछ भी, सो मेरी फॉर्मेलिटीज आती है। जैसे मैं आधार कार्ड कहाँ कहाँ जरूरत है, हर जगह। तो सेम चीज मींस इन विच ईयर असेसी, असेसी मतलब क्लाइंट, पर्सन, पर्सन कोई भी, अब मैं पर्सन बोल रहा हूं, पर्सन कौन सा, वही उन 7 में से कोई भी, अर्न्ड इनकम, इन विच ईयर असेसी अर्न्ड इनकम, दैट ईयर इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर। उस ईयर को फिर हम प्रीवियस ईयर कहते हैं इन इनकम टैक्स। अभी आपके एग्जांपल के लिए पेपर में बता दूं, आपको जो पेपर में ईयर आने वाला है, आपके जो क्वेश्चनों में, यहां नहीं होगा अकाउंट्स की तरह कुछ भी ईयर बोल दिया, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, कैसे बोल दूंगा, कब की बातें कर रहा हूं मैं। आपको जो ईयर आने वाला है पेपर में, आप नोट कर लेंगे, प्रीवियस ईयर आपको आएगा 23-24। समझ सकते हैं आप लोग, अभी 23-24 खत्म भी नहीं हुआ, समझ रहे हैं ना आपको, 23-24, 24 खत्म हो जाएगा, 24 31 मार्च 24 को
फिर उसमें पूरा साल जो आपने पैसा कमाया है उसका हम हिसाब किताब देंगे किसको, इनकम टैक्स पोर्टल पे, पोर्टल समझते हैं, साइट पे जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को विद द हेल्प ऑफ सीए एडवोकेट जो आपका है क्लाइंट अकाउंटेंट है, ये मेरे रिटर्न भर दे भाई, ये मैंने पूरा साल कमाया, ये मैंने पूरा साल ब्याज कमाया, ये पूरा साल डिविडेंड कमाया, ये पूरा साल लॉटरी जीते, जो जो भी जैसा था। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर पे हर क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर प्रीवियस ईयर, एक ही साल मिलेगा, आज ही पक्का कर दीजिए, कौन सा, 23। मतलब रिकॉर्ड है यार, ऐसी गलती कौन करेगा, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ ही नहीं सकता, वहां गलती से लिख दूं प्रीवियस ईयर 22-23, क्वेश्चन पे काटा मार देना, गलत है, हो ही नहीं सकता, प्रीवियस ईयर चेंज करोगे उसका, कौन सा, 23-24। अब आता है अगला साल, क्या नाम है उसका, लिखेंगे असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर इज दैट ईयर in which assessee paid tax on earned income। सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, कुछ ज्यादा बुकिश लैंग्वेज कॉपी नहीं कर रहा, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, असेसमेंट ईयर वो साल है जिस साल असेसी, असेसी का मतलब फिर समझना क्या था, पर्सन पेज या पेड, टैक्स पे करेगा ऑन किस पे, अर्नड इनकम, जो अर्न इनकम कमाई किस साल थी, तो जान कैसी लाइन आती है कई बार, अर्नड इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, अर्न इनकम इन, अर्न इनकम इन किसमें, पी वाई, ज्यादातर में नाम यही चलते हैं मेरे, ए वाई पी वाई मतलब प्रीवियस ईयर, लिख लो आज के बाद काम आएगा हमारे, पी वाई, और असेसमेंट ईयर को मैं क्या कहूंगा, सक्षम, ए वाई, और असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा ये भी फिक्स कर लो, आज ही फिक्स कर लो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, आज के बाद मार्केट में इनकम टैक्स की बुक लेने जाएं तो वहां पे आप जब बुक देखें तो उस पे कभी भी प्रीवियस ईयर फ्रंट पे नहीं लिखा होता, उसके टाइटल पे कभी भी प्रीवियस ईयर नहीं लिखा होता, उसपे हमेशा क्या लिखा होता है, ए वाई, और वहां आप देखें 24-25, और आप सोचें 24-25 तो आगे चला गया, पेपर तो मेरे नवंबर में है, ये कोई बीच में नहीं आता ये, वो कहता नहीं प्रभु आपके लिए ही है, 24-25 ए वाई है असेसमेंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर एक साल बैक, तो पेपर में बड़ा डाउट रहता है, वो कहेगा कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फॉर ए वाई 24-25, बच ए वाई तो देखा नहीं, तो सर ने कहा था हर क्वेश्चन में 23-24 आएगा, मैं कहा वहां ध्यान से देख क्या लिखा हुआ है, ए वाई असेसमेंट ईयर 24-25, तो प्रीवियस कौन सा हो गया, 23, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन डिजाइन फॉर यू, तो इसको प्रेजेंट रहना पड़ेगा इनकम टैक्स में ज्यादातर तो काम, तभी टेक्निकलिटी को ब्रेक ले रहे हैं, तभी लेक्चर रखा है, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर कौन सा, असेसमेंट, क्लियर हो गया। अब आपने मुझे क्या कहा, जल्दी बोलो सर, हर साल हम इनकम कमाएंगे, उस कमाई हुई इनकम पे अगले साल उस पे क्या देंगे, जल्दी बोलना, टैक्स देंगे, डन होगी बात आपसे, बट आज नहीं लिखवा रहा, वैसे बताऊंगा नॉलेज के लिए, इसकी 5 एक्सेप्शन है, क्या है, 5 एक्सेप्शन है, 5, जिस साल आप पैसा कमाते हो टैक्स कब देते हो, अगले साल, बट वो 5 पॉइंट ऐसे हैं, अगर वो ड्यूरिंग द ईयर कमाए जाएंगे, ड्यूरिंग द ईयर ही उस पे आपसे टैक्स लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तो अब एक बार नाम लिख लेते हैं आप उनके, डिस्कस अगली क्लास में करेंगे, अभी रेट लिखने हैं, लिखिएगा एक्सेप्शन, टैक्स टू बी चार्ज्ड इन सेम ईयर, इन विच ईयर अर्न द इनकम, जिस साल इनकम कमाई उसी साल उस पे क्या लिया जाएगा, टैक्स। तो ये बेसिक नॉलेज है आपकी, आपको पता होना चाहिए 5 एक्सेप्शन कौन सी हैं, आपको नाम सुन के मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी है, नाम सुन के कहेंगे वाकई होना भी चाहिए था इसके लिए, क्या नंबर, नाम 1, शिपिंग बिजनेस, बिजनेस समझ आया कुछ, शिपिंग बिजनेस ऑफ, हमारा नहीं, कौन है, नॉन रेजिडेंट, जिसको हम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एन आर, सुना नाम बोलते थे आप लोग, एन आर, इकोनॉमिक्स में भी आएगा वर्ड नॉन रेजिडेंट, ओके, शिपिंग बिजनेस ऑफ किसका, मेरा थोड़ा यार, अगर मैं रेजिडेंट हूँ मेरे पे आपको क्या चलता, मैं तो इंडिया के रहने वाला हूँ, आप तो यहीं पे हैं, आप कौन सा भाग रहे हैं, अपने तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, सारे प्रूफ तो इधर के हैं,
अपने भी किस बात का शक है? चाहे सारा साल फॉरेन रहूं, आना तो वापस है, टैक्स तो आप ही को देना है। पर ये कौन लोग हैं? एनआर। कभी कभार इंडिया में चक्कर लगाते हैं, एग्जाम्पल कैरेज, फ्रेट, कभी नाम सुनेंगे आप लोग। यूएस से सामान मंगाया, इंडिया ने मंगाती है बाय शिप, सामान आता ही है। उन्होंने क्या करना है? जस्ट इंडिया पोर्ट पे, मुंबई पोर्ट पे, गुजरात पोर्ट पे सामान उतारना है और जहाज लेके चले जाना। तो अपने ने क्या कमाया? वो इंडिया से लोग अपना सामान बुक करते हैं ऑनलाइन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ लैडिंग पढ़ाया जाएगा आपको। आपने सारा किराया किसको दे दिया? उस जहाज वाले को। इधर से सारा पैसा वो कमा के जा रहा है, कौन? फॉरेन पर्सन। तो हमें क्या मिला? हमें क्या फायदा हुआ? तो कोई भी आएगा बाहर से, हमें लुट के लगे चला जाएगा। तो हमें उस इनकम पे क्या चाहिए? टैक्स। तो वो आया, सोच के देखो, अपना पोर्ट पे खड़ा, आप उसको रस्सी से बांध दिया छोटे खट, उसकी जहाज को ना फिल्मी से, अगर टैक्स दे, वो कहता मैं अगले गेड़े आता हूँ। तो ऐसे बोलते ना, मैं अगली बार आता हूँ। आपा कौन सा पहली बार काम शुरू किया है? हिंदुस्तान 20 में निकलना है और हर बार जाना है। मैं कहा हम विश्वास हिंदुस्तानी अभी कैसे करें? मैं कल आता हूँ। कल नहीं आती, ये बर्थडे पार्टी में कल देता हूँ। आज कहना आज 3 जार है, 3 जार सही, अरे 3 जार खाएंगे, कल हो रखेंगे, ये तो खा ले। कारण शिपिंग बिजनेस किसका? एनआर का। उसका इंडिया में कोई है ही नहीं, हमें कोई जान पहचान ही नहीं, कैसे छोड़ दूं उसको मैं? और इंडिया में आता है, काम करता है, पैसे कमा के चला जाता है, हमें कोई टैक्स नहीं मिल रहा यार। तो शिपिंग बिजनेस ऑफ किसका? एनआर। अब डाउट क्या आता है? सर टैक्स कैसे निकालेंगे? जो बहुत एक टेक्निकल पॉइंट है, अच्छी चीज बता दूं, हमारे सिलेबस में नहीं है, फाइनल में आएगा। तो एक वर्ड होता है प्रिजम्पटिव, कभी वर्ड सुना? प्रज्यूम्ड, एक तो होता है अज्यूम्ड, एक होता है प्री अज्यूम्ड। प्रिज्यूम्ड, हम मान के चलेंगे इतने % तेरी इनकम है। मैं कहा सर ये भी तो हो सकता है मेरी इनकम कम हो, ज्यादा हो, खर्चे ज्यादा हो। मैं कहा पहले मैंने वर्ड क्या कहा? प्रिज्यूम्ड। हमें तो ना से बेटर कुछ तो टैक्स आएगा। जितने तू जहाज में सामान लेके जा रहा है, टोटल कैरेज का, देखो तेरा शिप का खर्चा भी होता होगा, ठीक है, तेल का खर्चा भी होता होगा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा भी होता होगा, मैं गलत नहीं कह रहा, टैक्स भी होता होगा, बहुत सारे खर्चे। बट हम इतने % तो इनकम मानेंगे, वो है 7.5%। वैसे नॉलेज के बता दूं, नॉलेज के लिए 7.5 या 5% ऑफ टोटल शिपिंग वैल्यू। मतलब 100 करोड़ का शिप पे सामान आ रहा है तो 5%, 5 करोड़ तेरा प्रॉफिट है। और उस 5 करोड़ पे तेरा जो आइडेंटिटी है इंडिया में, तेरे स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या टैक्स लगता है, तो वो टैक्स मुझे देकर जाएगा। बस बात खत्म। मैं तेरे लिए अगले साल की वेट नहीं करूंगा कि मैं आऊंगा दोबारा जी फिर पैसे देके जाऊंगा, ना ना ना, हमें इंस्टेंट। इस केस पे मतलब प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल ही नहीं होता। क्लियर हो गया एक पॉइंट? अगला सुनना, नंबर 2, पर्सन लीविंग इंडिया परमानेंटली, पर्सन लीविंग इंडिया, ये तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि जो पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है परमानेंटली, उसको हम तब तक जाने नहीं देंगे जब तक वो हमारे ड्यूज क्लियर नहीं करता। इतना ही सुन के दिमाग में आ जाता है जी विजय माल्या सर वो कैसे चला गया? फिर कोई दोस्त मित्र है हमारा, वो कैसे चला गया? मैं क्या, आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। हम तब तक इंडिया क्लियर आपको जाने नहीं देंगे परमानेंटली, चाहे आप जा रहे हैं, जब तक आप हमारे टैक्स ड्यूज क्लियर नहीं करते। उस बंदे का टैक्स का तो ड्यू है ही नहीं। बैंक्स के लोन है तो बैंक वाले पकड़ो ना, मैं क्यों पकड़ू? समझे नहीं? नीचे विश्वास और मैं खड़े हैं, कोई दोस्त मित्र आया, कोई इसका ज्यादा प्रेमी होगा दोस्त, कोई इसको गले देके भाग गया, ये मुझे कह रहा साइड से पकड़ो, मैं प्रभु, उसने प्यार, उसने प्यार किसको दिया? तुझे, तू जा, मैं क्यों जाऊंगा? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स डिपार्टमेंट को कहे तुमने क्यों नहीं रोका? मैं बस बस, मेरे जितने पैसे बनते थे, बंदा मेरी तो खुद है, होता नहीं किसी के लिए आप अच्छे से बुरे हो सकते हैं। अब कहते मैं उससे पैसे लेता हूँ तो बड़े तंग करता है। मैं तो जब भी मांगता हूँ मुझे मिलता है, दिक्कत थोड़ी है। तो मैं पर्सन लीविंग को क्यों नहीं रोका? मेरे टैक्स ड्यूज क्लियर थे, मेरी तरफ से क्लीन चिट है, मैं क्यों पंगा लूं? बैंकिंग सेक्टर जाके बात करें, एनपी आप ऑडिट पढ़ेंगे इधर से, 6,000 करोड़ का लोन है, और उससे बड़े बड़े आ गए तो 8,000 करोड़ का है, 10,000 करोड़ का, बैंक का मैटर है। आरबीआई बात करे, मैं क्यों बात करूं? अब इनकम टैक्स को आगे करे, तू पंगे ले जाके, मैं क्यों? समझे नहीं? नीचे लड़ाई हो जाए, मुझे आगे कर रहे हैं, साहिल से लड़ेंगे, मैं दिमाग में फर्क है। मेरी बात नहीं जीत में छाड़नी उछाड़नी, मैं क्यों किसी को पूछा बोलूं? मैं कह जी अपन ही जानते, मारो इसको, मेरी तरफ से लगा दो 2-4।
अपने को क्या दिक्कत, सेम पर्सन लिविंग इंडिया, अगर मेरा कोई ड्यू होगा मैं उसको क्लीन चिट ही नहीं दे सकता, तभी वहां पे पैन कार्ड आधार कार्ड पे डॉक्यूमेंट्स आते हैं या हमारे ड्यूज उस बंदे के लिए वहां रखे जाते हैं, इस बंदे को तो आप कहेंगे थोड़ा साइड पे आ जाइए, आपसे बात करवाई जाएगी, अगर आपके ड्यूज क्लियर है हमें कोई दिक्कत नहीं है, देन आप जा सकते हैं। तीसरा लिखेंगे कोई भी हो जी, ड्यू कंपनी क्या पर्सनल, बंदे का कोई चक्कर नहीं, हमें बंदे का ड्यू होगा तो देखा जाएगा, हमें क्या दिक्कत है, ये चीज। नेक्स्ट लिखेंगे ट्रांसफर, ट्रांसफर और ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर का मतलब यहां बता दूं वैसे नॉलेज के लिए, सेल, काफी बड़ा वर्ड है ट्रांसफर, वैसे कैपिटल गेन में समझाया जाएगा, अभी के लिए सेल बता देता हूं। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फॉर अवॉइडिंग टैक्स, आपने अपना क्या करना शुरू कर दिया, जल्दी बोलना, एसेट्स बेचनी शुरू कर दी, कि जब मुझसे पैसे मांगने आएंगे तो मैं कहूंगा मेरे पास पैसा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ऐसे तो हम तब तक, वो ऑक्शन वगैरह सिस्टम होता है जब भी है, तभी यहाँ पे गवर्नमेंट भी हिस्सेदार बनती है हर जगह जाके, आपको वो एक्चुअली बातें ऑरली नहीं है, मैं कहूँ जी मैंने एसेट बेचनी शुरू करनी है एज अ कंपनी एज इंडिविजुअल जो भी है, मुझे पहले अपनी एंटिटी की कोर्ट से क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल, कोर्ट अप्रूवल देने से पहले सारे डिपार्टमेंट से पूछेगा क्या तुम्हारा क्लीन चिट है, क्या तुम्हारे पैसे इस बंदे से आ चुके हैं, अब तू कर ले, समझ नहीं, मेरे पैसे देने हैं तो मेरे पैसे दे, उसके बाद जो मर्जी बेचो, हमें उस बंदे ने ये बेच दिया, मैंने क्या लेना, कौन से पैसे लेने थे, अपने पैसे लेने थे अपने, आ गए, उसके बाद जो मर्जी करे, तो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स वो करना शुरू कर रहा है, किस बात को लेके, टू अवॉइड टैक्स, कि मुझसे जब टैक्स मांगा जाए तो मैं कहूंगा मेरे पास पैसे नहीं है, तो तब तक आपको एसेट बेचने नहीं दिया जाएगा, या जिससे बेचेंगे पहले हमारे ड्यू क्लियर करो, फिर अपना जो मर्जी करो, क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट, एओपी बीओआई formed, AOP BOI formed for a particular event, अब आप इसको समझ पाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा मैं, AOP BOI आपने बनाई ही क्यों है, फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, जब वो इवेंट ही हो गया उसके बाद मैंने घर चले जाओ, एग्जांपल के लिए ट्रेड फेयर, दिल्ली में एक ट्रेड फेयर लग रहा था, मैंने यहाँ सबसे बात करी, 5 लोग हम इकट्ठे हुए, 2-2 लाख रुपए हमने इकट्ठे करे, 10 लाख कैपिटल हुई, कुछ सामान लिया और वहां पे एग्जीबिशन लगा, 3 दिन की एग्जीबिशन होती है, 3-4 दिन की जो भी है, सामान बेच के पैसे इकट्ठे कर लिए, 16 लाख 18 लाख आ गए, आपस में डिवाइड कर लिए, सिंपल सी बात है, 4 लोगों ने पैसे डाले थे, वही पैसे आपस में बांट लिए, सब अपने अपने घर चले गए, अब उस पर टैक्स कौन देगा, उस पर टैक्स कौन देगा, मैं वही सक्षम के घर जाऊँ, इस सेक्टर में रहता है, यहाँ रहता है, जाओ बेल करो, पूछो उसको, वही हमारा उस्ताद था, वो कहता नहीं नहीं मैंने जिम्मेवारी साइजर को दे दी थी, वो देखेंगे, मैं कहा ये क्या मतलब है, मैं कहा शिवांगी आदमी था, उसको पूछा, सबकी बात मैं करवा रहा हूँ, तो वहां पर उन्होंने पहले ही हमें क्या कहा, तो पहले मैंने क्या कहा, एओपी बीओआई फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, जो एओपी बनाई ही किसके लिए गई थी, फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, कह के डे 1 से कि उसके बाद उसको बंद कर देंगे, फॉर पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर मोटिव, जब पूरा हो गया खत्म तो आपको वेट नहीं करना है कि अगले साल हम दोबारा इकट्ठे होंगे, किसको पता है, ज्वाइंट वेंचर टाइप है, कब इकट्ठे होंगे नहीं होंगे, इस बार थे, इस तरह के साथ काम कर लिया, अगले साल किसी और के साथ काम कर लेंगे, तो सेम ईयर ही इसकी टैक्स लायबिलिटी सेटल करनी पड़ेगी, नॉट ये, नाम देखो ना, कि मैं अगले साल फिर, गारंटी थोड़ी है, तो इस साल ही आप इसको टैक्स के जो पैसे लगते हैं, मतलब सक्षम हमारा हेड है पहले ही पैसे निकाल लेगा, एओपी बनाई थी भाई देखो इस पे इतना टैक्स बनता है 1 लाख, मैंने पहले ही निकाल लिया, बाकी 17 लाख आपस में बांट लो, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट वन, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, या जिसको मैं नाम दे सकता हूं बिजनेस, क्या नाम दे सकता हूं, बिजनेस, आपने बिजनेस ही सेक्शन क्या कर दिया, ड्यूरिंग द ईयर बंद कर दिया, ड्यूरिंग द ईयर क्या कर दिया बच्चे, बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, अब होता क्या है इस केस में, हम अगले साल भी भर सकते हैं, कोई बिजनेस बंद करके भाग थोड़ा गए, वही तो है, या कोई और बिजनेस स्टार्ट कर दिया होगा, बट हम ज्यादातर चाहते हैं कि उसका सेटलमेंट कर दो, कारण नए का नए के साथ, पुराने का पुराने के साथ, ऑप्शन है यहाँ पे, आप बाद में दे सकते हैं, बट मैं चाहता हूं साथ के साथ इसको क्या करो, खत्म, तो नोट करिए फटाफट, चॉइस करिए जल्दी। नंबर 1, हेड्स कितने हैं चेक करो, बोलना नहीं है सुनना है, और पर्सन 7, असेसमेंट ईयर क्या आया, प्रीवियस ईयर, आपके सिलेबस में कौन सा प्रीवियस ईयर है, 23-24, असेसमेंट कौन सा है 24-25, 5 एक्सेप्शन है जिसका टैक्स आपको सेम ईयर ही देना पड़ेगा, नॉट इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। अब लिखेंगे हम आज की मेन चीज, फटाफट आएंगे, स्लैब रेट्स,
फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स, स्लैब रेट फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स। लिख दिया, लिखो पहला स्टेटस नंबर 1 फॉर, ये रेट किसके लिए हैं, इंडिविजुअल हाइफन देके स्लैश देके एचयूएफ, क्लियर हो रहा है सबको, दिख रहा है। नेक्स्ट एओपी बीओआई, वैसे ना इसके साथ पूरा वर्ड होता है, लॉ में सब लिखा पड़ा है, मैं तभी कम लिखवा रहा हूँ कि सारा ज्यादा डीप लिखेंगे वे थ्योरी क्लास बन जाएगी। एओपी बीओआई फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर, ये वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट लिखा होता है। और तीसरा है यहाँ पे एजेपी, कितने लोग हैं चेक करो, 4 हो गए। एओपी बीओआई एक ही होता है, और तो मतलब उनमें से कोई भी होगा, 3 नहीं होंगे यहाँ पे, चेक करो। फर्म नहीं है तो उसका रेट लगे, टैक्स का रेट उसको स्लैब आती नहीं, स्लैब 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 समझते कुछ, स्लैब समझते कुछ, रेशो, इतने से इतने परसेंट, इतने से इतनी इनकम, इतने से इतनी इनकम, तो ये रेट है। फर्म पे आपको बताऊंगा जी मैं, फर्म पे फ्लैट है, कंपनी पे फ्लैट है, कोई 1 रुपया भी माफ नहीं है, 1 रुपया भी माफ नहीं है। एक मैंने यहाँ पे कौन नहीं लिखा, लोकल अथॉरिटी, उनका स्टेटस भी थोड़ा डिफरेंट है। सिर्फ 4 लोग यहाँ पे कवर करे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, पीओआई, एजेपी। और आपके लिए दायरा बड़ा कर देता हूँ, नीचे लिख के, नीचे लिख के वेदर, आप लिख लो, चलो वर्ड आपके लिए लिख देता हूँ, वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, दायरा और बड़ा कर दिया। एक इन लोगों के लिए पहली बार में अंश कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये रेजिडेंट हो या ना हो, ये स्लैब जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं ये सबको मिलेगी। और एक चीज और ऐड कर दो यहाँ पे, यहाँ पे क्या, एज लेस देन कितनी है, 60, लेस देन 60, 60 नहीं बोल रहा, 60 से कम 59, क्लियर हो गया, 0 से लेके जो भी हो 59, लेस देन 60 होगी बात आपसे। अब रेट लिखना ध्यान से, फिर मैं आपको फर्क दिखाऊंगा कहाँ कहाँ फर्क है। 0 से 2.5 लाख, अच्छा हाँ भी आएगा, मैंने तभी तो कह रहा हूँ, मैं भी कहाँ से आवाज आ गई, आ गया भाई, मतलब इतनी शिद्दत से पढ़ रहे थे हम लोग, तभी लगा क्या हो गया। 0 से, हाँ जी, 60 से अभी अलग आएगी, बल्कि 80 से भी अलग आएगी, तो मैं भी लिखवाना चाहूँ उसमें एक वर्ड चेंज करूंगा, उस पर चर्चा करेंगे आज हम लोग। 0 से 2.5 लाख नीला है जी, 0 से 2.5 लाख, इसको समझाना बड़ा पॉइंट है, आप समझ पाएंगे। आप नोट करेंगे, फीस फालतू नहीं लेती जाती बाबूजी, जान लग जाती है टैक्स में, सीरियसली। धीरे सर बांट देते हैं हम एक आके, ये सब्जेक्ट के 15,000 रुपये में, गलत बात है। सारा अकाउंट भी मैंने कराना, मेरी जान निकल जाएगी, टैक्स भी मैंने कराना है। टैक्स में ये समझो इकलौते में 2 सब्जेक्ट हैं, तो ठीक है, मार्केट कम्पिटिटिव में रेट उसको लिखना पड़ता है, ये रखो, जो बंदा टैक्स पढ़ा रहा है उसको पता है बाबूजी, टैक्स में समझाना ही बहुत है, हर वर्ड का मीनिंग है, हर वर्ड का। अकाउंट्स में क्या करा, एक बार आपको चीज समझा दी, क्वेश्चन आपने करे, यहाँ हो नहीं सकता, या मैं कहती 2 मिनट छोड़ के आया आपको, आप कहते नहीं नहीं, छोटे बच्चे वाला यहाँ लेक्चर छोड़ के जा ही नहीं सकते, और जब तक काफी लेक्चर हो जाएंगे तो जान ही निकली, फिर क्या क्या, तो कहते हैं ठीक है भाई, तभी मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि दोबारा करवा दूंगा, मतलब ही नहीं। सारा 10 लाख रुपए बराबर रख दो तब भी मतलब नहीं, वो एनर्जी नहीं आती। एक बैच के साथ ही एनर्जी है, जब आप इतने बैठे हैं सुन रहे तो पढ़ाया जा रहा है, और शाम को पढ़ाना है, अकाउंट्स रिपीट करवा रहा हूँ बाई और बड़ी बोल रहा हूँ, अकाउंट्स रिपीट करवा रहा हूँ उनको, मैं टैक्स की समरी रीड कराऊंगा फास्ट। इतना डीप कहाँ ले जाऊंगा उनको, इतना डीप लेके लग गया फिर तो मैं टैक्स का बैच ही दोबारा शुरू कर दिया। अभी 3 बजे दोबारा क्लास है, बीकॉम के सेमेस्टर 6 सेमेस्टर आएंगे, वो भी टैक्स का ही बैच है, हाँ वो 0 से चलेगा। टैक्स में तो इतनी एनर्जी लगानी ही मुश्किल है, जीएसटी थ्योरी है, जहां इनकम टैक्स अगर सीख गए, अगर आप मेरी बात को एक बार 10 बार ये लेक्चर सीख गए, फिर आपको इनकम टैक्स में रोकने वाला है ही नहीं। आप कहते फिर जो मर्जी आ जाए, नंबर तभी तो आते हैं, वरना इसी में सारे फेलियर होते हैं। रीजन बेस, अगर बेस समझ गए फिर दिक्कत नहीं। जब मैंने एक वर्ड लिखा आपके सामने, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, रेजिडेंट और नॉट, घुमाएगा, मिस्टर राम की इनकम निकालिए, ये एज है, और कहेंगे नॉन रेजिडेंट है, आपको सोचेंगे कोई फर्क था, नहीं, अगर एज 60 से कम है तो कोई फर्क नहीं है, बहुत छोटे छोटे फर्क आएंगे। 0 से 2.5 लाख क्या लिखा हमने, नील। अगला लिखिएगा 2.5 लाख 1 रुपए से, मतलब ध्यान देना, 2 लाख, 2.5 लाख 1 से 5 लाख तक, 5%। ये कई लोग नहीं समझ पाते, वन टाइम में मैं कैसे टैक्स कहूंगा इसका, उनको नहीं समझ आता। अगर मैं अभी भी ऑरली पूछूं तो नहीं शायद मेरी बात को कैच कर पाते, मैं पूछूंगा अभी आपसे। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात पूछूं, 0 से 2.5 लाख मिला है, 2.5 लाख 1 रुपए से, वहां 2.5 लाख पूरा हो गया ना मैथमेटिकली, 2.5 लाख 1 रुपए से अगले 5 लाख तक 5% टैक्स है, वैसे अलग रूट है मेरा। अगर मैं कहूँ जी किसी बंदे की इनकम है
3 लाख, ऐसी ऐसी बोल रहा हूं, दिमाग चलाना गलत मत, जो भी आएगा दिमाग चलाना है, बस पहले नहीं बैठना है। अगर मैं कहूं किसी बंदे की इनकम 3 लाख है, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट टैक्स? आराम से सोचना, जल्दबाजी नहीं करना। हाउ कैन यू कैलकुलेट टैक्स है? अगर किसी की इनकम 3 लाख है तो कैसे करेंगे? ये कह रहे हैं जी 50 का 5% या 3 लाख का 5%। सभी अग्री है तो फायदा, फिर तो मजा नहीं। जो ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इसको कई बच्चे क्या ले लेते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट लेक्चर है मेरा अभी तो। अभी लेक्चर को और आना है, जिसमें मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा आपको अपनी तरफ से। रैंडम मैंने फिगर्स दी हुई हैं। मान लो इनकम 11 लाख है, मान लो इनकम 12 लाख है, उसका टैक्स निकालिए। तो बच्चा क्या सोचता है 3 लाख है, मान लो उसने जो शायद 2.5 से 5 के बीच आता है। देखो पता नहीं चला, नया सब्जेक्ट है, मुझे तो बिल्कुल जीरो से लेना पड़ेगा आपको, तभी तो मेरा फायदा है कि 3 लाख है, 2.5 से 5 के बीच में आ गया। उस 3 लाख का 5% 15,000 नहीं। तभी मैंने आपका डाउट क्लियर करा। 0 से 2.5 माफ है, ये एग्जाम्पशन लिस्ट है। और सुन लीजिए क्या चीज है, बेसिक वर्ड लिख लो वर्ड। ये बेसिक एग्जाम्पशन है जो हम लिखने जा रहे हैं। क्या चीज है ये? बेसिक एग्जाम्पशन। कोई आपसे बात करे मार्केट में तो आपको पता होना चाहिए ये बेसिक एग्जाम्पशन है, सबको मिलती मिलती है। 0 से 2.5 माफ है। अब जरूरी अगर बात करें 3 लाख कहा, 3 लाख से 2.5 तो माफ हो गया। बचा कितना? 50। उस 50 का 5% कितना हुआ? 2500 रुपए, 2500। अगली स्लैब। 5 लाख 1 रुपए से सीधा 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 10 लाख तक। और मैं बताऊंगा मैं क्या लिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे है जी 20%। देख पाएंगे सीधा सरकार ने 5 की जगह 10 नहीं करा, 15 नहीं करा, सीधा 20। और लास्ट सरकार ने क्या कहा? मोर देन 10 लाख। सीधी गेम खेल दी, कोई आगे 15 16 20 25 नहीं, मोर देन 10 लाख। सीधा कितने परसेंट सेक्शन? 30%, 30%। ये बहुत कम आने वाले हमारे। ओके, और इसके ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लो ओल्ड रजीम। क्या वर्ड है? ओल्ड रजीम, REGIME। मैं सारी बातें बताऊंगा। देखो होता क्या कि अभी धीरे धीरे स्टार्ट करी है। या मार्केट में उतरे तो शायद आपसे वो बात करें, डेमो सुने तो कहीं पे बात आई हो 115 BAC। अब मैं आपको सीधे ही ऐसे बता दूं तो ये क्या आ गया? वो नया एक टैक्स का स्लैब रेट आया है। नया टैक्स का स्लैब रेट आया है। 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15। पहले ये ऑप्शनल था नवंबर 23 की अटेम्प्ट तक। इस बार अगर मई 24 में ड्रास्टिक चेंज आया है टैक्स में। ICAI ने सिस्टम ऑफ टैक्स ही अडॉप्ट कौन सा कर दिया है? न्यू। अगर आपने इस सिस्टम में, तो मुझे तो दोनों पढ़ाने पड़ेंगे, छोटा सा फर्क है। अगर इस सिस्टम में आपने जाना है मई 24 अटेम्प्ट के लिए, नवंबर 24 के लिए, अगर इस आपने प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओ, अगर मदर फादर ने अगर इस स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स भरना है, देन ही और शी विल हैव टू डिक्लेयर फर्स्टली। उनको सरकार को बताना पड़ेगा कि हम ओल्ड स्कीम में जाएंगे। ये भी ओल्ड स्कीम। अगर मीडिया कुछ नहीं बताया, मैं आपका टैक्स ऑटोमेटिकली उठा लूंगा अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम। बाय डिफॉल्ट होगा कुछ, बाय डिफॉल्ट। पहले उल्टा था, पहले बाय डिफॉल्ट कौन सा था? ओल्ड। न्यू के बारे में पूछा जाता था, उस सेक्शन का क्या नाम है? 115 न्यूमेरिक BAC, ये नाम है। उसको बाद में लिखवाऊंगा। आज मैं ओल्ड स्कीम लिखवा रहा हूँ। होता है ये बात हो जाती है, तो बच्चे फोन आया डेमो के बाद ही, सर आपने तो हमें न्यू स्कीम पढ़ाई नहीं। मैं तो पैदा कब हुआ? पूछना पड़ता है ना, बच्चा पैदा हो तो भी खवाएंगे उसको। अब ऐसे थोड़ा समझा देंगे। मैं तुझे पता है ओल्ड स्कीम क्या होती है? मतलब जब पैदा हुआ था 1 साल 2 साल तो घर से बात भी नहीं करती। फिर जब तूने ए सीखा सिर्फ एक, और 4 4 पे तूने ए के लिखे, और तुम मुझसे सीधे इनकम टैक्स पूछ रहा है, आज बता दो। पॉसिबल है? हाँ तो बता दो, फिर हो ही नहीं सकता। कहीं मैं जितनी बातें हो सकती हैं आपसे कोशिश करता हूँ कवर की जाए। अब कोई 1 2 डेमो सोच के जज करे, कर ही नहीं सकता। और पिछला देख के तो बिल्कुल जज नहीं कर सकता ये इसमें क्या था। ये तो हंस रही है, क्लास थोड़ी है। तो उस अकॉर्डिंगली मैं फिर रोके कौन पड़ता है? मैं तो देखा नहीं। तो उस अकॉर्डिंगली ये आपके स्लैब रेट्स है। बट कौन सी स्कीम है ये? ओल्ड। इसका भी नंबर नहीं है, इसका भी सेक्शन नहीं है। इसको हम आज के बाद क्या कहेंगे? ओल्ड स्कीम, ओल्ड रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, कुछ भी। अगला लिखेंगे नंबर 2, फॉर इंडिविजुअल्स। किसके लिए? फॉर इंडिविजुअल्स। वो भी ब्रैकेट में लिख दूं सिर्फ कौन से। फर्क पड़ गया? पहले कौन से थे? कोई भी, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। अब सिर्फ कौन से, वो भी इंडिविजुअल कर ले। HUF नहीं लिखा। पहले कौन से लिखे थे? 4 लोग। कौन से? HUF, AOP, BOI, AJP। दिमाग लगाओ क्योंकि, और यहाँ पे लिखूंगा एज।
60 और मोर बट लेस देन 80। बात समझाई कुछ मेरी? मतलब कुल मिलाकर के एज का बेनिफिट मिलेगा ही सिर्फ किसको? इंडिविजुअल को, पहली बात तो। और 60 और 60 से ऊपर वाला तो है ही है, 60 और 60 से ऊपर बट लेस देन, मतलब एचयूएफ को एज का कभी बेनिफिट। अब आप कहें जी हमारी एचयूएफ 70 साल पुरानी है, हो सकता है। कंपनी भी बात कर लेता हूँ, वैसे कंपनी का रेट लगा है, कंपनी 100 साल पुरानी है, जितनी मर्जी पुरानी हो, कंपनी का टैक्स रेट वही है। एजेपी एओपी, हमारी एओपी एसोसिएशन हमारी 65 साल पुरानी है, 65 ईयर्स, जितनी मर्जी हो टैक्स रेट तो वही लगेगा जी। 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 के ऊपर। अगर कोई इंडिविजुअल, मैं आप सब लोग इंडिविजुअल हैं, अब मैं दीपक आर गोयल में क्या हूं? पार्टनर। दीपक आर गोयल फर्म को एज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कहते नहीं हमारी फर्म 50 साल पुरानी है, हमारी फर्म 60 साल पुरानी है, होगी, पर फर्म को कभी भी एज का बेनिफिट, पर उस फर्म में कौन है? पार्टनर। अगर फर्म 60 साल पुरानी है तो हम तो वैसे उससे पुराने हुए। 25 साल की उम्र में जाके तो फर्म बनाई होगी, तो वी आर नाउ इन द 85। तो उस कोडिंग हमारे लिए हमें एज का बेनिफिट मिलेगा। तो डाउट आता है ऐसा क्या बेनिफिट सरकार ने रखा? पहले तो इनका नाम रखा सुपर, सॉरी, सीनियर सिटीजन। क्या नाम रखा सरकार ने? सीनियर। अब मैं पेपर में विपुल गलत क्या करवाऊंगा बच्चों से? कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राम, जिसकी इनकम है 12 लाख रुपए, इनकम 12 लाख है, 10 लाख से ऊपर है, ओके। उसकी एज है 65, अब कहते हैं ओके 60 से ऊपर है, बट वो नॉन रेजिडेंट है। आप कहोगे नॉन रेजिडेंट है, वापिस आ जाओ। कोई नॉन रेजिडेंट को एज का बेनिफिट नहीं मिलता, उसके लिए कौन सी स्लैब रेट है? ऊपर वाली। मतलब ऊपर वाली के लिए अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, चाहे आपकी एज 90 है, तब भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। या उल्टा याद कर लो, उल्टा याद कर लो, एज का बेनिफिट कब मिलेगा? अगर आप रेजिडेंट है। सिंपल तरीका, एज का बेनिफिट कब मिलेगा? अगर आप, तो बेनिफिट क्या दिया अब ये सुन लो। 0 से पहले क्या लिखा था? 2.5, अब क्या लिखा? 3, माफ है, सीधा 50,000 और बढ़ा दिया। अगली लिमिट शिवांश क्या लिखी? 3 लाख 1 रुपए से, ज्यादा चेंज नहीं करा, आप कॉपी कर देंगे फटाफट। 5 लाख, 3 लाख 1 से कितना बचे? हाउ मच? सेम 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 सेम, 5%। अगला 5 लाख 1 से क्या लिखा, जल्दी बोलना? 10 लाख, 20%। और मोर देन 10 लाख क्या लिखा? 30%। मोर देन 10 लाख क्या लिखा? 30%। देखिए फटाफट, डन हो गया। नाम क्या दिया? सीनियर सिटीजन। एज क्या लिखी? 60 और मोर बट लेस देन 80, लेस देन 80, 80 का 80 लेस देन। तीसरा लिखेंगे इसी के साथ, फॉर इंडिविजुअल्स, वो भी कौन से? फिर वही बात, प्रेसिडेंट प्लस एज 80 और मोर। अब इसके आगे नहीं लेस देन लिख सकता, तो अमर हो जाओगे अब। 80 और जो मर्जी हो जाओ, अब क्या रोकूंगा? रोकूंगा ही, बस बस 100 साल मार दो इसको, बस बस 100 साल के बाद कुछ जिया मार देंगे गोली से, ऐसा नहीं है। तो 100, 105, 110 होते हैं कुछ लोग, ठीक है ना, तो ठीक है। वो एलआईसी के भी ऊपर है, तो 80, उन्होंने एलआईसी फेल कर दी, तो 80 और मोर, इनको हमने क्या नाम दिया? सुपरमैन। मतलब सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है, पता होना चाहिए इस पे क्या दिक्कत है। ये सुपर सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज 80 और मोर है। अब फिर वही बात, इनको भी एज का बेनिफिट तभी मिलेगा, तभी तो फायदा कर रहा हूं आपका, अगर आप रेजिडेंट हैं। अब सारी चर्चा पे बार बार कौन आ रहा है? रेजिडेंट। तो इसके लिए चैप्टर पढ़ना जरूरी है, हाउ कैन बी योर रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगला चैप्टर मैंने वही आपके सिलेबस में दिया था, तभी पहले नहीं दिया था, पहला कितना लिखाऊंगा। और बुक से पढ़ाता हूँ फिर मजा नहीं आता, क्यों? तो बुक लिखी पड़ी है तो कोई पढ़ लो, और उसको लिखते वक्त जो दिमाग काम करता है और टेक्स्ट कैलकुलेट करोगे लेक्चर तक, अभी तो फिर जाके वो चैप्टर स्टार्ट होगा, जाके वो रेजिडेंस स्टेटस क्या है, और अपने इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा, और 182 डेज और इंडिया में रहो, हाँ वैसी वैसी, और उसको थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे। तो मैं लिंक बार बार कराता हूँ, लिंक रहेगी।
अब इसके लिए लिमिट क्या है, 0 से सीधा कितना कर दिया, 5 लाख नील है जी, 5 लाख तक माफ है। और सीधी अगली लिमिट कौन सी ली, जल्दी बोलना, वही वही, हाँ लिमिट नहीं हमने चेंज करी, 5 लाख 1 रुपए से कितनी करी, जल्दी बोलना, 10 लाख। रेट क्या रखा, 20। यही खतरनाक पॉइंट है, आपकी कदर है, आप ज्यादा ओल्ड हैं, बट टैक्स में फायदा नहीं है, टैक्स वही 5 से सीधा 10, 20 लोग थे 5, क्यों भाई, सीधा 20, और मोर देन 10 जाओगे अगेन 30। मतलब अगर आप समझ पा रहे हैं, एज का बेनिफिट, इस एज पे आके लोगों की मोस्टली इनकम्स क्या रह जाती हैं, ब्याज वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह, एफडी, तो उनको तंग नहीं किया गया। अगर 5 लाख तक, 4, 4.5, 480, 490 तक अगर उनको रेंट वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह से कुछ मिलता है, तो उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इफ योर शी इज अ रेजिडेंट। रेजिडेंट पहले पे तो फर्क होता था, आज से मैं अगर बात करूं 12-13 साल पुरानी बात कर लूं, 12 साल पुरानी बात कर लूं, पहले फर्क होता था मेल फीमेल, कि फीमेल्स को 1,80,000 माफ है, तो मेल्स को 160 माफ है, कुछ ऐसा कुछ फर्क था। अब वो ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके लिए लिमिट्स बराबर है। तो 0 से 5 लाख नहीं है, 5 से 10 लाख 20 है, मोर देन 10 30, मोटी मोटी बात हुई। बड़ी एज का बेनिफिट मिलेगा इस किसको, इंडिविजुअल को। इसमें एक आ गई एक्सेप्शन, एक छोटी सी, समझना। आप प्रीवियस ईयर सोचो मेरे अकॉर्डिंग, अभी जिसका आपने टैक्स देना है, प्रीवियस ईयर आपका कौन सा था, जल्दी बोलना, डन है। और ये एक्सेप्शन आई किन लोगों के लिए, जिन लोगों का बर्थडे, क्या वर्ड है, बर्थडे कब आता है, 1 अप्रैल। एक्टिव में लिखा हुआ, हंस रहे हैं, अरे हर चीज पढ़ने वाली भी होती है। जिन लोगों का बर्थडे कब आता है, 1 अप्रैल, आप 23-24 की इनकम कमाई जी, आप अभी 31 मार्च तक कमाई आप, और एक चक्कर किनका पड़ेगा, जिनका है 59th या आंदोलन, जो ऑलरेडी 65 साल का, वो वेट कर रहा है क्या, तो 65 का पहले है, ठीक रहा तो 66 का, वरना इसी में जय श्री राम, यही हो सकता है, 65 का ठीक रहा ठीक, वरना 66, पर लिमिट तो 60 से ज्यादा और 79 से कम ही है, स्लैब रेट तो फिक्स है। जिसकी एज 82 है उसको क्या दिक्कत है, 83, 80 हो जितना मर्जी हो जा, स्लैब रेट तो सेम है। ये किन लोगों का, सच में क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, इसके ऊपर सीबीडीटी का सर्कुलर आया है। सीबीडीटी फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो हमारे केसेस लगते हैं उनकी फाइनल में और क्या पढ़ाया जाता है, केस स्टडीज, और इतनी बड़ी बड़ी मोटी बुक लेते हैं हम, सीए की केस स्टडीज तो है हमारी रेफरेंस बुक, कि उस केस में कैसे डिसाइड होगा, जनरल क्लोज है आपके सामने। जिसका बर्थडे आता है अगले दिन, अगले दिन वो 59 से क्या हो जाता है, जल्दी बोलना, 60th होते ही वो बन जाता सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन होते ही उसको 2.5 से माफ हो जाता 3 लाख। और भी कई जगह छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं, छोटे छोटे ज्यादा नहीं है, तो बेनिफिट्स तो रुक जाते, कारण कि वो तो बर्थडे आया था अगले फाइनेंशियल ईयर। तो सरकार कहती चिंता मत करिए, जैसे आप 31 की रात को केक काटते हैं, हम भी उस चीज में विश्वास करते हैं, काटो केक, 79 वाला क्या हो जाएगा, 80th, ये तो सीधे ही क्या बन जाएगा, सुपर सीनियर सिटीजन। तो इस केस में सरकार कहती चिंता मत करिए, जिनका बर्थडे, देखो केस में आपको क्रस्ट आता है, ज्यादा क्रस्ट में जाने की जरूरत नहीं, जिनका बर्थडे 1 अप्रैल आता है, और 59 क्यों है, 60 होने वाले हैं, या 79 के हैं, 80 होने वाले, और तो किसी को लड़ाई नहीं बची। अगर आप ऑलरेडी 62 ईयर्स के हैं तो क्या दिक्कत है, 63 हो जाएंगे, बैक तो नहीं जाते, हाँ 63 हो जाएंगे, 82 के हैं 83, 84 हो जाएंगे। पर ये तो नहीं ना, जो 59 है मैं अगले दिन 60 का हो जाता, मुझे 3 लाख माफ हो जाता, और कई जगह मुझे टैक्स में क्या मिलते, बेनिफिट्स, तो एक दिन की वजह से मुझे मेरे बेनिफिट डिनाई ना करे जाएं। दैट्स व्हाई सरकार कहती चाहे आपका बर्थडे 1 तारीख को आता है, हम आपको 31 की रात को, 31 की तारीख को, जो आपका 31/3/24 है, उसी दिन आपको कौन सा मान लेंगे, 60th का, उसी दिन आपको कौन सा मान लेंगे, 80th का। तो ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है, सर्कुलर है, आपके नोटिस में होना चाहिए, याद रहेगा, याद रहेगा। दोबारा से शुरू करा हमने 4 लोगों से, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, पहले सबके लिए ओपन खेल दिया, कोई भी बंदा आ जाए, बस एज 60 से, उसमें भी जो मैंने एज लिखा है वो किसके लिए लिखा है, इंडिविजुअल के लिए, तो आप उसको एरो दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो एज लिखा है
वो किसको ध्यान में रखते हुए लिखा है? इंडिविजुअल को, और कोई सीन नहीं है। और रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो कुछ भी हो जाए, ये स्लैब रेट तो समझो सबके लिए है, 0 से 2.5, 2.5 से 5 सबके लिए एक बार को। अगर आप इंडिविजुअल हैं प्लस रेजिडेंट हैं प्लस आपकी एज 60 और मोर है बट लेस देन 80 है, देन आपको 0 से 3, 3 से 5, 5 से 10, 10 से ऊपर 30। अगर आप इंडिविजुअल हैं रेजिडेंट हैं, ए रेजिडेंट है, कंडीशन पहले है, फिर मैं बात करूंगा आपसे सारी बातें, सारा कुछ तो पढ़ना पड़ेगा एंड तक। इंडिविजुअल है, इनकम है, एज है, लास्ट में लिखा हुआ है नॉन रेजिडेंट है, तो उसको एज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वापस आ जाओ 0 से 2.5, ठीक हो गया। तो 0 से 5 मिल रहा है, 5 से 10 20 है, 10 के ऊपर 30 है। और ये एक्सेप्शन आपको बता दी बर्थडे वाला केस, जो केस में आएगा 59 और 79, जिनका बर्थडे आता है 1 अप्रैल को, 31 तारीख को उनका बर्थडे मान लिया जाएगा। डाउट यहाँ तक? इंडिविजुअल है, नॉन रेजिडेंट है और एज 60 से ऊपर, जितनी मर्जी हो 0 से 2.5 पर उसकी एज लेस देन 60 वो आप ज्यादा बोल दो, पर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पहला वर्ड पढ़ो रेजिडेंट। आपका केस यहीं पे टूट गया, आपका केस यहीं पे टूट गया। आप कह रहे हो ये वाला केस है इंडिविजुअल एज 60 और मोर, तो वर्ड क्या है? हाँ, अब रेजिडेंट ही नहीं है फिर तो बात ही खत्म। हाँ, कोई बात नहीं, वो तो मैं सिंपल बोल दिया आपके लिए, वरना इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सारी आ गए। बस कहने के बाद मैं क्यों लिख पा रहा, वहां पे रेजिडेंट भी है और मैंने क्या लिखा है नॉन, और है ना, तो और में आपके वाला रेजिडेंट वाला केस है या नॉन वाला केस है, इसलिए यहां तक डाउट पूछो। क्लियर है? ये रेट्स आपको लिखवा दिए। एक रेट हमारे ऊपर लगेगा, लिखिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्या नाम है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं H&EC। क्या कहते हैं? H&EC शॉर्ट फॉर्म। पहले इसका नाम था, वैसे बता दूं, SHEC, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। गवर्नमेंट क्या करती है, अभी आप प्रैक्टिकल जब करेंगे तब मजा आएगा। टैक्स जो आप निकालते हो, टैक्स जो आप निकालते हो 10-20% करके, जो भी आप टैक्स निकालोगे, सर इंडिविजुअल है, एनआर है, पीवाई में और रेजिडेंट है, भी क्या है बच्चे प्रीवियस ईयर, नहीं नहीं, उनका डाउट क्या है, प्रीवियस ईयर में पर्सन, ये क्वेश्चन आएगा, अभी इन्होंने पढ़ा हुआ इसलिए, प्रीवियस ईयर में वो रेजिडेंट है, अगले साल वो क्या बन जाता है, नॉन रेजिडेंट। इनके डाउट करता हूं, आप इनकम किस साल की निकाल रहे, प्रीवियस ईयर का ही स्टेटस चेक किया जाएगा, ना कि अगले साल का टैक्स कब देगा। हाँ, हर साल से क्वेश्चन कवर आ गया, हर साल आपका स्टेटस चेक किया जाएगा। बस ये क्वेश्चन थोड़ा फालतू हो गया, पर अभी तो क्या तो कंसाइज कर रहा हूँ। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है जी 4% ऑफ टैक्स, जो आप टैक्स सेक्शन लगाएंगे, जो भी बोला 2500 बोला आपने मुझे, जो ही बोला, जो भी तो 2500 बोला, मान लो 6 लाख पे आएगा, 8 लाख पे आएगा, जो भी टैक्स आ जाएगा, मे भी 60,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, उस टैक्स का फर्दर टैक्स, उस टैक्स का, इनकम का नहीं यार, इनकम का 10 लाख का 4% तो 40,000 हो जाएगा, समझ नहीं रहे, 10 लाख पे टैक्स निकालेंगे तो कम आ रहा हूं, 1 लाख आ गया, कितना आ गया मान लो 1 लाख, उस 1 लाख का फर्दर 4%, इट्स 4%, 4,000। समझा रही बात मेरी? कहीं 10 लाख का 4% करूं तो 40,000, कहीं 1 लाख का 4% करूं तो 4,000। तो टैक्स का टैक्स, इसको बोलते हैं सेस। क्या वर्ड है, नाम पढ़ो क्या लिखा है, हेल्थ एंड, पहले ये 3% हुआ करता था, कहीं गलती से सुनने को मिल जाए, पुराना 5 साल पुराना मिल जाएगा, मिल जाएगा बुक में 3%, अब वो खत्म हो गया, अब 3 नहीं, सरकार ने लास्ट लास्ट मोटी मोटी बात करूं 4 साल, मोटी मोटी बात करूं 4 साल से 1% और बढ़ा दिया हेल्थ के नाम। अब समझ पा रहे हैं, जितने करोड़ ऑफ रेवेन्यू टैक्स इकट्ठा होगा, तो फालतू ही तो है, 1% उसका फालतू इकट्ठा हो जाएगा, किस बात का, हेल्थ के नाम का, और आपके ऊपर लगाना गवर्नमेंट ने और चीजों के ऊपर। तो पहले कितने परसेंट था, 3, अब कितना है 4। तो हम पुराना याद नहीं करना, कहीं जरूरत पड़ेगी बता दूंगा, वरना आज का रेट क्या है 4, और 4 कैसे बना, इसको आप एरो कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं 1% हेल्थ का है और 3% एजुकेशन का है, और एजुकेशन में भी पहले बता दो नोट के अकॉर्डिंगली 2 हुआ करते थे, 1%, 2%, 3 की भी आगे 2 हैं, 1% 2, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। ये तो मैंने जाना नहीं इतना डीपली, बट नॉलेज है तो बताना मेरा फर्ज है ये चीज। एक चीज है अलग से, क्या जल्दी बोलना, सरचार्ज। क्या है ये भी किसके ऊपर लगता है, सुन लेना, ऑन इनकम, ये दिक्कत है,
ठीक है, इस पे लगता है टैक्स की तरह। तो मतलब सर इतना कुछ पे करना पड़ता है? पहले टैक्स पे करना पड़ता है, वैसे रूल के अकॉर्डिंग बता दूं, पहले टैक्स आता है, फिर सरचार्ज आता है, फिर एचसीसी आता है, हेल्थ एंड एजुकेशन। मतलब बता रहा हूं मैं, अभी और तो बता ही नहीं पाऊंगा, इतने बताऊंगा, सरचार्ज तो बहुत बड़ा है, बहुत पॉइंट्स हैं इसके, अभी नहीं बता पाऊंगा, बट मोटा मोटा समझाता हूँ ये है क्या, ये क्या चीज है। सरचार्ज ऑन इनकम सभी पे नहीं है, सभी पे नहीं है, कुछ स्पेशल लोगों के लिए है जिनकी इनकम हमारे एक लेवल से क्या कर जाती है, क्रॉस। आप 5 लाख कमाते हो, कोई सरचार्ज नहीं है, सबके लिए सरचार्ज है, सबका रेट है, कंपनी का, फर्म का, एओपी का, पीओई का, एजेपी का, सबके सरचार्ज के रेट फिक्स है, गवर्नमेंट है। पर इंडिविजुअल की मोटी मोटी बात कर रहा हूं, आपके साथ मेरे जैसे लोगों की बात कर रहा हूं, हमारे लिए अभी तक सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सर इसकी लिमिट है, ऐसा अगर आप 5 लाख कमाओगे तब भी बनता है, फिर तो टैक्स लग रहा है, सरचार्ज लग रहा है नहीं। जिसकी भी टोटल इनकम, क्या वर्ड कहा मैंने, अभी मैंने चैप्टर की बात भी नहीं करी आपसे, बल्कि चैप्टर कैसे हैं, आगे कैसे चलते हैं, इसके बाद क्या चलते हैं, कोई बहुत कुछ है बताने वाला, मैं वही बार बार रिपीट करूंगा। जिस इंडिविजुअल की, बाकी नहीं बात कर रहा इंडिविजुअल की, टोटल इनकम, एक्चुअली वर्ड टोटल नहीं होता, वर्ड होता है जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से कुछ माइनस किया जाता है जिसको बोलते हैं डिडक्शन। जो मैं कल बताया था 80G दान दिया मंदिर गुरुद्वारे में, तो वो माइनस किया जाता है, फिर आती है टोटल इनकम। अगर आपकी इंडिविजुअल की टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, बहुत बड़ी बात कही मैंने, तो पहले तो आप गरीब नहीं है। 50 लाख इनकम कमाना आम नहीं है, तो आप कहेंगे जी एक ही तो बात है, 5 लाख कमाओ 50 लाख कमाओ, मैं छोड़ दे फिर, नहीं नहीं ठीक है। 50 लाख से ज्यादा है तो आपसे कुछ रुपए का टैक्स और लिया जाएगा। नॉर्मल स्लैब तो समझ चुके यार, 10 के ऊपर गए तो 30, मेरी इनकम 52 लाख है, और इसमें मोस्टली कौन लोग फंसते हैं, सैलरीड वाले लोग। बिजनेसमैन तो कोई फंसता ही नहीं, बिजनेसमैन टैक्स देने लग जाए फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। समझे नहीं? आपके जो गाड़ी के टायर है ना सोने के होंगे, और इसके ऊपर क्या कहते हैं, गुड्डियां भी उसकी, हाँ, जो हवा भरा के लड़के वो भी सोने या डायमंड की होंगी कम से कम, इतना पैसा है। बिजनेसमैन तो टैक्स देता ही नहीं, तो उसके बाद प्लानिंग है P&L, ऊपर से प्लानिंग है CSR, ऑडिट कराएंगे, टैक्स कम देंगे। इम्प्लॉय नहीं झूठ बोल सकता, इम्प्लॉय फंस गया। अब मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो बेंगलोर जॉब करते हैं, उसका 55 लाख का पैकेज है, हम सुन के खुश हुए 55 लाख, पर बाद में पता चला उसको तो 35 ही मिलते हैं, 20 लाख तो टैक्स है। 10 लाख के ऊपर जितने गए, समझे नहीं आप लोग अभी भी, 10 लाख के ऊपर जितना गए, मोटा मोटा कर रहा हूं मैं, 30% तो वही हो गया, 45 लाख का 30%, 13.5 लाख, तो यही हो गया। 10 लाख तक लग से 1.5 लाख और बच जाता है, 15 लाख। 50 लाख के ऊपर गए तो 10% लगेगा सरचार्ज, 16.5, 4% सेस लगेगा, 18 लाख रुपए तो वो टैक्स दे रहे हैं। तभी उनका पैकेज, बड़ी कंपनी सुनते नहीं, 80 लाख, 90 लाख। आज के बाद आप पैकेज बाद में सुनोगे, टैक्स पहले सुनोगे, सुन 90 लाख पे अगर पैकेज हो, 10 लाख के ऊपर कितना गया, 80, उस 80 का 30, 24, सीधा 24 लाख तो टैक्स है। सरचार्ज अलग से 10%, 240, 26, 40 प्लस 4%, 28 लाख रुपए के करीब मोटा मोटा टैक्स है। तो पैकेज 90 लाख नहीं, 62 लाख है। आ गया फर्क नीचे? तो सैलरी वाला तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, टैक्स ही वो दे रहे हैं, सर्विस सेक्टर, तभी वो पे भी कर रहे हैं 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, तभी तो पे कर रहे हैं। और क्यों पे कर रहे हैं? कि इतना तो टैक्स चला जाएगा, पैकेज तो आपका 60 ही है, टैक्स इतना है। सरचार्ज कैसे आया? 50 लाख से ऊपर जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड टू 1 करोड़, पहले 2 ही रेट होते थे, 50 लाख से नीचे तो सरचार्ज है ही नहीं, समझो बात, हम जैसे लोगों के लिए तो है ही नहीं, ठीक है ना। 50 लाख से ऊपर गए 1 करोड़ तक तो 10%, मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, फिर 1 करोड़ से ऊपर गए अप टू 2 CR, पहले इतने तक था तो 15%, तो 1 करोड़ से ऊपर गए तो 15 वाले में आ जाएंगे आप, ठीक है। अगर इनकम कमा रहे हैं तो टैक्स भी देना पड़ेगा, सिंपल सी बात। सरकार ने दायरा बढ़ाया पिछले 2 साल से, 2-3 साल से, इंडिविजुअल के लिए, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। पहले लिमिट थी 50 लाख क्रॉस अप टू 1 करोड़, फिर 1 करोड़ से क्रॉस अप टू, अब कर दिया 2 से 5 करोड़, 25%। 2 से 5 करोड़ कमाते हो, 2 से 5 करोड़ कमाते हो, तो जो टैक्स निकालोगे वो तो लग, जितना आपका सिस्टम बनेगा उस पर 25% लग से क्या जाएगा, सरचार्ज।
इनकम के अकॉर्डिंग लगेगा, पर लगेगा टैक्स पॉइंट पे। अगर 5 करोड़ से ऊपर गए तो 37%, 37%। हाँ, हलचल मच गई तो हम नौकरी नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो 37% सरचार्ज। ये अब रेट, इसके अंदर कुछ और भी बातें हैं पर अभी नहीं बता पाऊंगा, कारण उसको बुक से ही पढ़ाऊंगा, लिखाने पे फायदा नहीं। इंक्लूडिंग दैट इनकम, इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, इंक्लूडिंग शेयर्स की इनकम, इंक्लूडिंग फलाना इनकम, काफी कुछ है। बट आपको मोटी मोटी बात बताई, सरचार्ज लगता है परसेंटेज में, ऑफ टैक्स का लग जाएगा, इतने परसेंट टैक्स है तो इतने और लग जाएगा। बट लगेगा किसको देख के? इनकम को देख के। अगर इनकम क्रॉस करेगी तो लगेगा, वरना काटी। और स्टेप वाइज चले तो पहले टैक्स लगता है, अगर लग रहा है तो फिर सरचार्ज, सुनना ध्यान से, फिर सेस, जो भी 4% है। अब एक छोटा सा दिमाग में डाउट क्या आता है, मान लो मेरी इनकम है 50,20,000। क्या इनकम है? 50,20,000। आपने मुझे क्या कहा, अगर आपकी इनकम किससे ज्यादा है, जल्दी बोलना। ऐसे ही लिख रहा हूं। अगर मान लो इनकम मैंने कहा रकम कितनी है, 50,00,000, तो सुन के दिमाग में क्या गड़बड़ जाती है? जस्ट एक लिटिल बिट इंक्रीज हुआ, लिटिल बिट इंक्रीज हुआ। 50,00,000 तक तो सरचार्ज था ही नहीं। 50,00,000 के ऊपर सीधा कितने परसेंट है, मान लो 10। मेरी इनकम कितनी है? 50,00,000, कितनी बचे? 20। कुछ ज्यादा थोड़ी है यार, 50,00,000 20 क्या ज्यादा है, 20,000 ही ज्यादा है। तो यहां सरकार ने आपके लिए एक फायदे की बात करी। उस कंसेप्ट का क्या नाम है, इकोनॉमिक्स में बड़ा नाम यूज करते हैं, मार्जिनल। क्या वर्ड यूज करते हैं? तो सरकार ने यहाँ पे नाम क्या रखा, उसका नाम रखा, मेरा अगला लेक्चर ना उसी न्यूमेरिकल पे जाने वाला है, तभी मैं थोड़ा टाइम लेके उसी को समझा रहा हूँ, बस 5 मिनट लूंगा। मार्जिनल रिलीफ, रिलीफ। अगर आपकी इनकम 50,00,000 से ऊपर लिटिल बिट, सर कितनी का मतलब एस्टिमेट है, ये तो हमें कैलकुलेट करके ही पता चलता है। कई बार तो ऑलरेडी पता चल जाता है, कारण क्यों? अगर इनकम 54,00,000 है तो लिटिल बिट तो है नहीं, तो टैक्स निकालोगे तो ज्यादा ही आएगा। या 50,00,000, 50,000, 51,00,000 तक भी चलेगा भाई, 52,00,000 तक भी चलेगा, समझे नहीं? टैक्स निकालेंगे, सरचार्ज सीधा 10% है, पर है किसका? टैक्स का। सुन लेना, किसका है? टैक्स का। बट लगेगा इनकम बेस पे, लगेगा किस पे? इनकम बेस पे। तो एक कंसेप्ट है मार्जिनल रिलीफ का, अभी तो बता नहीं पाऊंगा, नाम इंट्रोड्यूस कर दिया आपके सामने, ये मार्जिनल रिलीफ नाम की कोई चीज होती है। बट एक कब कब आएगा? जब जब लिमिट के क्रॉस होंगे। जैसे पहली लिमिट 50,00,000 से ज्यादा अप टू कितने तक थी? 1 करोड़। अगर मेरी इनकम ही 70,00,000 है तो क्या मार्जिनल रिलीफ काम करेगा? पहली 70,00,000। या फिर मेरी इनकम मान लो 1 करोड़ 1 लाख है, कितनी है? अगली लिमिट कौन सी थी? 1 से, और 1 से 2 करोड़ जाते हैं तो सीधा टैक्स का रेट आता है 15। कितने बढ़ने से? 1 लाख रुपए फालतू बढ़ने से सरचार्ज 10% की जगह कितना हो गया? तो मैं तो चाहूंगा कि मैं इनकम ही छोड़ दूं। सोचो ना, जेन्युइन चीज है, उस इनकम को ही छोड़ना पसंद करूंगा। और यही लॉ बनाया सरकार ने कि आप टैक्स निकालिए अपने अकॉर्डिंगली, जेन्युइनली जो बन सकता है। और अगर आप वो इनकम ही छोड़ दें, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर 1 करोड़ या 50,00,000, तो कौन सा टैक्स बनता है? और आपने पे कौन सा करना है? विच एवर इज लोअर। कौन सा पे करना है? लोअर। तो फायदा करना है अपना। अब मैं सीधा चलूं, जेन्युइन चलूं, मैं ना निकालूं, क्या दिक्कत है? 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकालना बहुत बड़ी बात है सर। 1 करोड़ 1 लाख पे 10 लाख के ऊपर कितना आ गया, सोचिए देखो, 91 लाख। 91 लाख का सीधा 27 लाख 30, सीधे हो जाएगा 27 लाख 30। और 10 लाख तक भी कुछ बन जाएगा, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए बन जाएगा 28-30। और उसी 28-30 का सीधा 15%। कहीं मैं 10 ना कर लूं और मैं इनकम जोड़ दूं, फिर भी मेरा बेनिफिट निकलता है। हाँ, डिफरेंस बड़ा छोटा होगा, तो अगर सोचें आप जब न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंस में भी 60-70 हजार का निकले, कई बार 1 लाख का निकले फायदा। पर फायदा तो फायदा ही है, चाहे 80,000 का हो चाहे 70,000 का हो। अब आप कहते हैं जी अब 30 लाख टैक्स दे रहा हूं, फिर मैं 1 लाख और दे दूंगा, मैं दे दे फिर रोके रहे, समझे नहीं? अब कहते हैं आकड़ में क्या कहते हैं, अब 30 लाख टैक्स दे रहा हूं पर मुझे क्या फायदा हुआ? मैं कहना दे दे, तुझे बुलाया चिट्ठी नहीं है, ये तो हमने सोचा है तेरे 80,000 बचे, कहता जी मैं जहां मैं करोड़ों कमाऊंगा 30 लाख टैक्स दूंगा, फिर 80 भी दे दूंगा। मैं कहा हम तो वेट कर रहे दो, हम पागल हैं तुझे 80,000 छोड़ेंगे? हमारे लिए तो 1-1 रुपया कीमती है इतनी जनसंख्या में। तो मैं नहीं कह रहा, बट तुझे बेनिफिट मिल रहा है तो ले लेना। तो सेम चीज कोई कंपेल नहीं कर रहा आपको, तो क्या 80,000 के लिए किसी की सुनना, दे दो फिर, किसने मना किया?
जहाँ 30 लाख दिया 30-80 भी हो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। बट वो कंसेप्ट है मार्जिनल लीव का, आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल लीव, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, टैक्स रेट, स्लैब रेट। अभी मैंने आपसे मोटे मोटे सारे लोगों की बात कर ली, 3 लोगों की बात नहीं करी, कंपनी, फर्म और एलए। एलए हमारे काम भी नहीं आता। फर्म का रेट ऐसे ही और बोल देता हूं आप लोगों के लिए, फ्लैट है 30%। फ्लैट, हमारे काम भी नहीं आना, क्यों, हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है असेसमेंट। क्या नाम है? असेसमेंट सबकी होती है, सबकी मतलब सारे पर्सन की, इंडिविजुअल की भी, फर्म की भी, कंपनी की भी। असेसमेंट होता क्या पहले सुन लो। उसके सारे हेड्स को क्या करना, इकट्ठा। समझा रहे? हमारे सिलेबस में असेसमेंट है सिर्फ किसकी, इंडिविजुअल की। यही सीए इंटर की खासियत है। जब आप बीकॉम में जाते हैं या फाइनल में जाएंगे, वहां आएगा असेसमेंट ऑफ कंपनी, असेसमेंट ऑफ फर्म, असेसमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी, सारे आएंगे वहां पे, एचओ भी आएगा। यहां इंटर में सिर्फ हमें असेसमेंट किसकी है, इंडिविजुअल। मतलब मैं आपसे जितनी बातें करूंगा वो सिर्फ किसको ध्यान में रखती होंगी, ज्यादातर 90% किसको ध्यान में रखते, एक दो कंपनी की बात भी आएगी, 99% किसको देख के होंगी, इंडिविजुअल। जैसे मेरी एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरी रिटर्न फाइल ही करनी पड़े तो मेरी अब कौन कौन सा मेरा डेटा इकट्ठा करो। नंबर 1, सर आपकी सैलरी कमाते हैं, मगर हाँ पार्ट टाइम के स्कूल में जाता हूँ तो सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी, सर जब मैंने घर किराए पे भी दे रखा है, वहां से भी इनकम आती है, तो आप मुझसे पूछेंगे ना। बिजनेस तो आपके सामने ही है, प्रोफेशन। कैपिटल गेन में शेयर में डील करते हैं, शेयर लेते हैं, शेयर बेचते हैं, ज्वेलरी लेते हैं, ज्वेलरी बेचते हैं, इन्वेस्टमेंट है। अदर सोर्स तो है ही है, कोई डिविडेंड आता है, इंटरेस्ट आता है, काफी है। अब मेरे खुद की कितनी सारी इनकम है, तो मेरी सारी इनकम को इकट्ठा करना, उसी चैप्टर का नाम है क्या, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ऑफ मतलब किसी का भी कर दो, पर हमने सिलेबस में कौन सा है, इंडिविजुअल। तो मैंने आपसे तभी ज्यादा बात नहीं करी। फर्म का रेट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, कितने परसेंट है, 30 फ्लैट। 1 रुपया भी माफ नहीं है, मतलब 100 रुपए भी कमाओगे ना गलती से, 100 रुपए साल में, 30 रुपए टैक्स जाएगा, प्लस 4% लग से सेस। तो ऐसे होता है। अब हमें लॉटरी की एग्जांपल देता था आपको, ये 1 करोड़ रुपए लॉटरी जीते, 30% टैक्स लग गया, तो 30 नहीं है, लग रेट है भी नहीं, इसको बोलते हैं स्पेशल इनकम। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो इसमें बिना स्लैब के इनकम है। और मैं 1 लाख रुपए की भी लॉटरी जीता हूँ ना सर, 1 लाख की भी लॉटरी जीता हूँ, तब भी टैक्स रेट 30 है। इवन दो, चाहे आप 1 लाख जीते हैं, 2.5 लाख से कम है, जो भी हो, ये स्पेशल रेट ऑफ इनकम है। और उस पर टैक्स 30 नहीं है, एक्चुअली 30 पहले लगता है, फिर 30 का 4%, हाँ 1200 रुपए। तो 31 हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट, पहले बोलते, पहले 3% था, तो पहले बोलते थे 30.9, अब बोलते हैं 31.2। 30 का अगर 4% करूं तो 1.2, तो टोटल बन जाएगा 31.2। एक्सेप्ट सरचार्ज, एक्सेप्ट सरचार्ज, अगर सरचार्ज है तो फिर कुछ और भी बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये स्लैब रेट्स आपने घर पे रिवाइज करके आने हैं। एक दो चीज नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा मेनली, तभी मैंने आज मैम का लेक्चर नहीं रहने दिया, कि मेरा लेक्चर जरूरी है कि आपका बेस सा बन जाए इनकम टैक्स में। कुछ बातें ना सुनी आपने, एक्सेप्शन सुना, पर्सन सुना, ईयर सुने, और ये रेट सुने। और अगली क्लास में आते ही हम पहले इसके ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिकल चलाएंगे, देखते हैं। और बाय बैक का लेक्चर मैं अपना थोड़ा कम रखूंगा, अकाउंट्स का, टैक्स का रखूंगा 1.5 घंटा, धीरे सर अपना लेंगे लॉ का लेक्चर। कोई इन दिनों कहीं माइंड में ना जाए हम लॉ नहीं कर रहे आज, कोई अभी चली एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे रहा है कि आपको समझ आए, पहले तो बेस बने। मेरा लेक्चर पीछे रह जाता है, सब्जेक्ट बड़ा है, एक बार गाड़ी ट्रैक पे आ गई फिर कोई दिक्कत नहीं। अब मैम को तो कराना ही अपने ग्रुप 2 बाद में स्टार्ट है, समझो बात को, ठीक है। और तभी उनको 1-2 लेक्चर लगवा दिए, बीच में और भी लेंगे, 1-2 लेक्चर लेंगे, ठीक है। तो आपको सेटिस्फेक्शन ही बनी रहे। तभी एक चैप्टर ही कहा मैंने उनका, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कि उनको तो साइड पे रखो। मेनली हमने स्टार्ट करना है, अकाउंट्स भी मैंने कराना है, कुछ पार्ट धीरे से कराएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बुकलेट तैयार है अपनी, बस रिजल्ट की वेट है। तो और टैक्स का बुक वगैरह सब तब बाद में आएगा, अभी पीडीएफ से ही या रिटर्न पार्ट पे ही काम चलाऊंगा। हाँ, पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी, जैसे अगले क्लास में बाय बैक के मैं कोई 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखूंगा मेरे एंड पे, जो आपको यहीं बैठ के पीडीएफ दूंगा, और अपना सेल्फ आप सॉल्व करेंगे। घर पे नहीं होमवर्क मेरा होता, कभी होगा तो बताया जाएगा, वरना यहीं पे खत्म। लॉ का धीरे से पढ़ाएंगे, मैं अपना टैक्स का क्वेश्चन दूंगा बने बड़े मेरे, आप मुझे टैक्स कैलकुलेट करना सिखाएंगे, तो आप देखेंगे कैसा टैक्स निकालते हो। एक रिबेट रह गया बताने वाला, 87 है, अगली क्लास में बात करेंगे। सरकार ने कुछ रिबेट भी रखा है, मतलब काफी चीजें हैं, ज्यादा सोचने तो होगा नहीं, बट धीरे धीरे समराइज करते जाएंगे तो इकट्ठा होता जाएगा। और मेरा तरीका वही है, पीडीएफ तो मैं ट्रीट नहीं करता, ये पीडीएफ आपके साथ ही रहेगी। हर बार जब स्टार्ट करता हूँ तो फर्स्ट पेज पे देखा, बायबैक ओपन करा फर्स्ट पेज से, कि आपने क्या क्या कर रखा है, क्या नोटिंग पड़ी, मैं कोई नोटिंग की क्या जरूरत है, क्यों, टच में रखना मेरी ड्यूटी है। यही बाकी इंस्टीट्यूट से फर्क है और कुछ नहीं। उनको ये भी नहीं पता पुराना चैप्टर हो गया कि नहीं हो गया, और मैं बार बार रिकॉल कराऊंगा, ये नहीं पता चलता बायबैक के मैं 2 चैप्टर आगे निकल जाऊंगी, और एक दिन रैंडमली बायबैक उठा लूं कि चलो जी बायबैक रिवाइज करते हैं, कहते हाँ जो हो गया रिवाइज। मतलब आपकी चिंता खत्म है, मेरा काम है।
बट प्रेजेंट होना आपका काम है। प्रेजेंट नहीं होंगे या लाइव होंगे तभी चल जाएगा। जहां बैकलॉग इकट्ठे हुए, वो एक दिन में अभी तो 2 क्लासेस हैं, अगले टाइम में 3 या 4 हो जाएंगी, मान लो 3 होंगी, में से 3 होंगी, 2-3 दिन में मिस हुए तो 3 इंटू 3 या 8-9 क्लासेस इकट्ठी हुई नहीं, फिर आप इधर से ये भी चल रहा है, फिर पुरानी भी लगानी है, वहां बच्चा फेल होता है और कोई कारण नहीं। ऑनलाइन क्यों फेल आई तो फेल है, पेन ड्राइव आ गई, इकट्ठी टीचर ने 80 क्लासें भेज दी, अब 80 सुन के बुखार है, सारे सब्जेक्ट की इकट्ठी ले ली या 3-4 की ले ली, 300-400 क्लास हो गई, कहाँ देखा जाएगा? क्लास सुननी की आसान बात है, ये तो एक मन मार के पढ़ने वाली बात है। यहाँ बैठे हैं, यहाँ एक माहौल है, एम्बियंस है, तो आप बैठ के पढ़ लेते हो, वरना घर जाके यही चल रहा हो। अब जो ऑनलाइन है, मुझे क्या पता मोबाइल चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सुन भी रहा है, नहीं सुन रहा, कोई लिख भी रहा है, बाद में सुन लूंगा, आपने कह दिया, अब बाद की बात आप जानते हो। तो इसमें ये लैकिंग नहीं मुझे चाहिए। क्लियर हो गया? ये आपने रिवाइज करके आना सर, और बाय बैक मेरी तरफ से कंप्लीट है, एक्सेप्ट एक क्वेश्चन दोबारा अपने आप बैठ के उसको कैलकुलेटर पे एंट्री वाइज रिवाइज करेंगे, और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हुए हैं, दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए सर, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चे। अब फाइनली बाय बाय।